एक संसद दिल्ली में चलती है, एक संसद, एक पंचायत रोज हमारे घर में बैठती है, वहां रोज फैसले होते हैं, रोज विधेयक पास होते हैं। उसमें कितनी लैंगिक समानता होती है अपने आप से जरूर पूछिएगा। इतनी सारी अगर पार्लियामेंट में आ जाओगी तो रोटी कौन पकाएगा? पलटवार किया कि आप मॉडर्न ब्रेड को सब्सिडी देते हैं ना, तो डबल रोटी खा लीजिएगा, आप रोटी मत खाइएगा। देश में प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी के अंदर जो सिलेक्शन चयन की जो नीति है उसमें प्रॉब्लम है। ये विदुड़ी जैसे लोग जो गालियां बोल रहे हैं वो कैसे अंदर आ जाते हैं? वाजपेयी जी ने मुझे उधर खड़े करके बोला, देखिए सब सुनिए, अभी ये पूछेंगे मेरे से सवाल। तो मेरे को अभी एक ही याद आ गया, विमेंस बिल। उसके बाद जब भी मुझे पार्लियामेंट में जब भी साइड पे मिलते थे, बोलेगा आरक्षण आएंगे। ज़ेरा निगाल का एक पुराना शेर है कि औरत खुद के खुदा दो है, एक हकीकी है, एक मजाजी है, और उसके लिए कोई भी अच्छा नहीं होता। हमारे लिए आप सोचिए, टॉयलेट्स नहीं होते थे फर्स्ट फ्लोर पे, देवर यूनिसेक्स टॉयलेट्स, एंड हम लोग एम्पावर्ड विमेन हैं। बाथरूम में कोई नॉक कर रहे, मैं खोल के देखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े हैं बाथरूम के सामने। संसद वाले अभी बहुत देर से जागे हैं, अच्छा हुआ जागे तो सही, पर हमें थैंक यू नहीं कहना है, आप हमें एपोलॉजी दे दो। 8 लड़कियों के साथ एक लड़का बिठाया जाता था, उसको लंगूरा कहते थे। तो आज आपने मेरी स्थिति थोड़ी लंगूरा की कर दी है कि ज्योति पुंज आपके अलग हैं और आपने उनके बीच में मुझे शामिल कर लिया है। अगर आपको पता चले नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और यह है लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। आइए विषय प्रतिपादित करते हैं। ये गणराज्य की परिकल्पना है जो सहस्रों वर्षों से अपना स्वरूप पा रही है। यहाँ पर हर व्यक्ति, हर मत की कीमत है और फिर एक निर्धारण है कि उनके ऊपर शासन कैसे किया जाए, राज्य कैसे चले। इसमें एक अहम पड़ाव आता है जब ये गणराज्य चुनता है लोकतंत्र के आधुनिक स्वरूप को। 14-15 अगस्त की दरमियानी रात साल 1947 और जगह नई दिल्ली का संसद भवन, जहां पर प्रधानमंत्री नियति के साथ करार की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 सितंबर 2023 महिला आरक्षण बिल संसद के नए सदन में पारित हो चुका है। पुराना सदन संविधान सदन करार दिया गया है और बिल पारित होने के अलावा जो 2 सुर्खियां बनी हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, जस्टिन ट्रूडो बनाम नरेंद्र मोदी, कनाडा बनाम भारत, और दूसरी सुर्खी ऐसी है जिस पर और भी खुलकर बात होनी चाहिए महिला आरक्षण बिल के साथ साथ, और वो ये है कि क्या माननीय सांसद सदन के पटल पर कुछ भी कहकर बच निकलते हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनके बयानों को एक्सपंज किया जाता है, डिलीट किया जाता है। संदर्भ आप समझ गए होंगे, दिल्ली के माननीय भाजपा सांसद का उत्तर प्रदेश के सांसद पर किया गया बयान, जिसमें कई अमर्यादित टिप्पणियां थीं। बिना किसी किंतु परंतु के ये बात कही जा सकती है। इन्हीं सब पर विस्तार से बात करेंगे आज, और आज का पैनल नेता नगरी का बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो पत्रकार आए हैं उनका दशकों का संसदीय राजनीति के कवरेज का अनुभव है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे बड़े मनुहार के बाद इन वरिष्ठ पत्रकार ने हामी भरी आने की, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ भी हूं। आप लोग भी कृतज्ञ रहें, आप ही के बिहाफ पे हम इतना हाथ जोड़ के उनसे इसरार कर पाए। हमारे साथ शीला भट्ट जी हैं। शीला भट्ट जी ने जब पहली बार बतौर पत्रकार अपनी बाईलाइन हासिल की थी, तब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस सरकार में विदेश मंत्री थे। नरेंद्र मोदी संघ की नर्सरी में जिला स्तर के कार्यकर्ता थे और राहुल गांधी अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई कर रहे थे। कितने प्रधानमंत्री बीते, राजनीति के कितने रंग बदले, 45 से ज़्यादा बरस हो चुके हैं। और जब हमने शीला जी से पूछा कि आपकी पहली राजनीतिक यात्रा, पहली राजनीतिक स्टोरी क्या है, तो जवाब मिला नुस्ली वाडिया और धीरू भाई अंबानी का झगड़ा। दर्शक भूले नहीं होंगे, कुछ ही महीने पहले धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी ने अपनी अगली पीढ़ी को रिलायंस के बोर्ड में शामिल किया, सक्सेशन का प्लान पेश किया। शीला जी से हम जानेंगे तब से अब तक संसदीय राजनीति में क्या बदला और महिला आरक्षण बिल ने कितने पड़ाव देखे। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
शीला जी का परिचय अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की तब चित्रलेखा वीकली मैगजीन के साथ की 1979 के साल में। उसके बाद इन्होंने अपनी पत्रिका शुरू की अभियान के नाम से। गुजराती भाषा की ये पत्रिका काफ़ी चर्चित पत्रिका, इंडिया टुडे के गुजराती संस्करण के लिए भी काम किया। और जब हम लोग सीख रहे थे कि डॉस के आगे भी दुनिया है और कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसा सॉफ्टवेयर भी होता है कंप्यूटर में, तब ये रेडिफ के लिए पहली न्यूज़ रिपोर्टर बनी थी हिंदुस्तान की। शीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सौरभ द्विवेदी को मैं 21वीं सदी का रॉक स्टार मानती हूँ मीडिया का, और हम 20वीं सदी से 21वीं सदी में भी सरवाइव करने की कोशिश करने वालों में हैं। क्या कमाल का ये सर्वाइवल है। हमारे साथ पर हैं सौरभ एक बात कहनी है, ये बीजेपी सरकार ने पुराने पार्लियामेंट को संविधान सदन नाम दिया है जी। पर आपके सम्मान में और आपके प्रोग्राम के सम्मान में नए पार्लियामेंट को नेता नगरी नाम दे सकते हैं। अरे बाप रे, हम तो बस ये वो चाहते हैं नेता नगरी है, आप सोचो। जी। बहुत सुटेबल है, ये पार्लियामेंट का ही दूसरा हिंदीकरण है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हमारे अच्छा। साथ दूसरी मेहमान है इंडियन एक्सप्रेस की, माफ करिएगा, इंडियन एक्सप्रेस की डेप्यूटी एडिटर। आप पहले भी उनको सुन चुके हैं, उनकी विद्वतापूर्ण टिप्पणियों को। और यदि आप इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं तो हर दूसरे दिन आप भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़ी खबरों में भी उनका नाम पाते हैं। लिज मैथ्यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में लिज। और लिज की पहली पॉलिटिकल स्टोरी 1996 में थी, तब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और 13 दिन की अटल सरकार के आने में समय था और उसके बाद की देवेगौड़ा सरकार के आने में समय था, लेकिन समय नहीं है राहुल श्रीवास्तव के आने में। स्वागत करिए राहुल श्रीवास्तव जी का। वरिष्ठ पत्रकार, 1986 से पत्रकार, 1988 में पहली मर्तबा अगर बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की बात करें तो पंजाब, वहां पर हो रही हिंसा, चुनाव की तैयारी और केपीएस गिल का टेक ओवर, केपीएस गिल की पुलिसिया शैली का टेक ओवर, डोमिनेंस का टेक ओवर। और पहले बिल की बात करें तो मैं शूट शुरू होने से पहले राहुल जी से बात कर रहा था, तो जिस 1996 के बरस का मैं जिक्र कर रहा था लिज के परिचय में, उसी 1996 के बरस में सितंबर के महीने में जब ये महिला आरक्षण बिल आता है देवेगौड़ा सरकार के दौरान, तब से राहुल जी की संसदीय कवरेज यात्रा चल रही है। राहुल जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीस्ट में मैंने आपका परिचय दे दिया है, संक्षेप में आप नेता नगरी में आए हैं, फिर से दर्शक आपको बहुत मिस कर रहे थे और अब हम समेत सब लोग बहुत आह्लादित महसूस कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दैट लगभग मीम बन चुका टीवी रिमार्क। जी सौरभ, देखिए क्या है कि मेरा अगर ट्विटर पे अकाउंट देखें तो मैंने लिखा है उसमें कि ऑल्सो फाउंड ऑन नेता नगरी लल्लन टॉप जी। लेकिन क्या है कि आह्लादित आप फील कर रहे हैं, मगर मेरे को आज आपने थोड़ा दुविधा में फंसा दिया है। क्या है कि नवमी के दिनों में हमारी अम्मा दुर्गा अष्टमी की पूजा करती थी सवेरे उठ के, और सवेरे नहा धो करके अच्छे अनुष्ठान और पूजा के बाद वो 8 कन्याओं को बिठा करके खाना परोसती थी और उनको कपड़ा देती थी, और उन 8 लड़कियों के साथ एक लड़का बिठाया जाता था, उसको लंगूरा कहते थे। तो आज आपने मेरी स्थिति थोड़ी लंगूरा की कर दी है कि ज्योति पुंज आपके अलग हैं और आपने उनके बीच में मुझे शामिल कर लिया है। राहुल जी, मैं चाहता हूं कि आप और हम समेत सभी पुरुष इस स्थिति के आदी हो जाएं, क्योंकि हमने कभी भी इस तरह की टिप्पणी नहीं की जब यहाँ पर 4 पुरुष और 1 महिला पत्रकार होते थे। वी शुड गेट यूज्ड टू इट नाउ। मैं ये यूज्ड टू नहीं, इस पैनल में मेरा होना ही गलत है। नहीं, मैं इससे असहमत हूं। और महिला आरक्षण बिल पर बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं को बात करनी है। महिला आरक्षण बिल, महिलाओं का सशक्त होना जितना बड़ा महिलाओं के लिए मुद्दा है उतना ही बड़ा पुरुषों के लिए भी मुद्दा है। तो बाकी आपका बड़प्पन है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़ी हुई डेप्यूटी सीनियर एडिटर निधि शर्मा जी। इनको जल्दी आप किताबवाला में भी देखेंगे। निधि ने किताब लिख ली है, शीला जी ने प्रॉमिस किया है जल्दी लिखेंगी, और लिज की किताब के नोट्स तैयार हो रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर अदिति पासवान। उनके पास भी रुख करेंगे समझने के लिए महिला आरक्षण बिल के कोटा विद इन कोटा के पहलुओं को समझने के लिए और ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट होगा। शुरुआत करेंगे शीला जी आपसे। लेट 70s से आप कवर कर रही हैं, महिला सांसदों का से कितना रहा है? अभी पिछले दिनों हम लोग निधि की किताब पे चर्चा कर रहे थे तो इनकी एडिटर्स ने इनसे कहा कि भाई आप
महिला नेताओं पे अपने समय की बात करेंगे, लेकिन आपको इंदिरा गांधी तक जाना ही पड़ेगा, सुचेता कृपलानी का जिक्र करना ही पड़ेगा। जब आपने संसद की कवरेज शुरू की तब महिला नेताओं का से कितना था पॉलिसी के निर्धारण में? रस्मी भर था क्योंकि राजनीति को पुरुषों का अखाड़ा मान लिया गया था, सिर्फ लेगेसी फैमिली से आने वाली महिलाएं थीं, या ज़मीन से उठकर कार्यकर्ता से नेता बनने वाली महिलाएं भी थी? मसलन 1977 में सुषमा स्वराज हरियाणा की चौधरी देवीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी। ये संसद अपने देश में जो प्रवाह चल रहे हैं उसको मैचिंग कर रही है क्या? हर घर में लड़कियां आगे बढ़ रही है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है। आज तो लोग मानते हैं औरतें कि मुझे बेटी हो। पहले एक जमाना था बेटियों को दूध पिला के मार देते थे जन्म होते हुए, उसमें डुबा देते थे और मर जाती थी बच्चियां। तो आज इतना जो हम सफ़र करके आए हैं, क्या ये संसद, क्या ये नेतागण उसको रिफ्लेक्ट करते थे उस बदलाव को? तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत देर से आया है, पर चलो ठीक है, हमने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन हम थैंक यू नहीं कहने वाले हैं क्योंकि आपने हमें देर से दिया है। सो मैं फिर कहना ये चाहती हूँ कि विमेन रिजर्वेशन बिल को ऐसे देखना चाहिए कि समाज बदल रहा है, समाज में इतने बदलाव आ रहे हैं, औरत होना इतना मतलब एक मज़ेदार है बात, ब्यूटीफुल बात है। अब हम दो औरतें मिलती है तो ऐसा नहीं कहती आज अच्छी साड़ी पहनी है, हम कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में क्या बोला, वो अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये लखनऊ में किसने क्या नहीं किया। अब हम एक दूसरे की बुट्टियाँ की बातें नहीं करते हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब पार्लियामेंट के अंदर जब एंटर करते हैं और कोई कहे अभी मोटी हो गई थोड़ी, हमें नहीं अच्छा लगता है वो संसद में। कल की ही बात है, मेरा मेरा दैनिक भास्कर के कॉलम के साथ एक फोटो आता है, वो सिर्फ कोविड टाइम का है, पर कल हम थके हारे हुए थे क्योंकि नई पार्लियामेंट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो पसीने पसीने हो गए थे। एक बहुत बड़े एमपी राज्यसभा के बीजेपी के बिहार के, उसने मुझे कहा आपकी वो जो फोटो है वो बहुत पुरानी लगती है। अरे बस इतना ही मुझे कहना है, पहली बार मतलब हम काफ़ी जानते हैं एक दूसरे को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संसद वाले अभी बहुत देर से जागे हैं, अच्छा हुआ जागे तो सही, पर हमें थैंक यू नहीं कहना है, आप हमें एपोलॉजी दे दो कि इतना देर से विमेंस रिजर्वेशन बिल आया है, ये मेरा कहना है। और महिला आरक्षण बिल आने भर से चीजें दुरुस्त नहीं हो जाएंगी। भाषा के स्तर पर, संवेदनशीलता के स्तर पर अभी मिसोजिनी पे बहुत प्रहार होने हैं। Nobody can comment on anybody's physical appearance. नहीं, ऐसे तो नहीं, वो कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? ये संसद में बहुत कुछ ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे रिसेंटली मुझे एक बैड एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस हो गया, तो विच हमने निर्मला जी के साथ कुछ दिन पहले शेयर कर रहे थे, याद है मुझे। तो ये उन्होंने भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे थे कि ये नॉट जस्ट बॉडी पे ये मोटा होगी, ये नहीं। अच्छा आप उसको एक महिला पत्रकार तभी बोल रहे थे, अरे मेरी बेटा थोड़ा पतला है, इसकी वजह से बोलते हैं आप उनके खाना नहीं देते, ये ऐसे बात करते। तो आम लोग बोले तो हमको ऐसे यू कैन इग्नोर इट अभी, लेकिन जब हम पार्लियामेंट में घुसे, नेताओं के बीच में खड़े होके ऐसे जब हम बात कर रहे थे, हमको उससे पूछते नहीं है, हम पूछते नहीं है आप ये अनलेस एक हमारे बहुत अच्छा दोस्त है तो पर्सनल फ्रेंड है तो पूछेंगे क्या हुआ, ऑल वेल ऐसे। और मैं ये जो नॉर्थ इंडिया में कल्चर है कि इफ़ समबडी घर पे कोई मर गए तो यू शेव द हेड, सो इफ समबडी अपना उसमें ऐसे देखे तो मैं पूछूंगी ऑल वेल बस, नहीं तो हम बॉडी पे ऐसे गए। लेकिन इनका कोई वो नहीं है, वो एक तो कॉम्प्लीमेंट देंगे, कॉम्प्लीमेंट भी एक्चुअली हम इतना एंजॉय नहीं करते कि ऐसे बोलो आप ऐसे अच्छे लगते, ठीक है हमारी फ्रेंड्स है तो अच्छा लगेगा, लेकिन सब अननोन पीपल हम काम के लिए जब जाके मिलते हैं तो काम की बात करना है। ये दैट कल्चर हमारे इधर पॉलिटिशियन से लेके जो मंत्रियों से लेके किसी को नहीं, अभी तक उनका एक कॉन्शियसनेस आया नहीं अभी तक। जो उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस की बात बताई, वो मैं आपको 1996 की एक घटना शेयर करना चाहती हूँ। रेणुका चौधरी, मैंने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली कि औरतों के ऊपर कोई भी, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो नॉर्मल हो,
एक नॉर्मल किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, तो उनके ऊपर ये बड़ा इजी होता है फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कमेंट करना, बहुत इजी होता है। तो उन्होंने 1996 की एक घटना शेयर की थी कि पहले 12 सितंबर को उस टाइम HD देवेगौड़ा थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ये विमेंस रिजर्वेशन बिल जो था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उस टाइम रेणुका चौधरी ने कहा वो एक ऑल पार्टी मीटिंग, क्योंकि प्रोटेस्ट ज़्यादा हुए, एक ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई जिस दिन हुआ। तो सब जो लेडी MPs थी, विमेन MPs ने ये डिसाइड किया कि वो जाएंगी और प्रेस करेंगी स्पीकर को ये जल्दी लाया जाए, इसको डिले ना किया जाए। तो जब वो जा रही थी कॉरिडोर में से और पहुंच रही थी, तो किसी हरियाणा के MP ने पीछे से उनको आवाज़ लगाई, और चौधरी कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम चाह रहे हैं कि ये महिला आरक्षण बिल जल्दी आ जाए। बोले इतनी सारी अगर पार्लियामेंट में आ जाओगी तो रोटी कौन पकाएगा? तो उन्होंने कहा, मैंने पलटवार किया कि आप मॉडर्न ब्रेड को सब्सिडी देते हैं ना, तो डबल रोटी खा लीजिएगा, आप रोटी मत खाइएगा, आप डबल रोटी खा लीजिएगा। नहीं, किसी ने एक MP ने उस दिन जिस दिन इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट से बाहर आके, जहाँ चाय पीते हम फर्स्ट फ्लोर पे पुराना बिल्डिंग में, बोला इधर तो अभी गंगा बहाना पड़ेगा। बेसिकली जब महिलाएं आएंगे तो सिचुएशन इतना खराब होगा कि देन यू हैव टू हैव द गंगा फ्लो इनटू क्लेंसिंग के लिए। और उसमें एक बताऊँ, जिस दिन रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ, बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, वेस्टर्न यूपी के एक MP BJP के, उसने पत्रकार को कहा, बड़ सीनियर पत्रकार को कहा कि क्या आप ये बिल को सपोर्ट कर रही है ऐसे? मेरी बीवी तो पूरा टाइम ल्यूटेंस दिल्ली के बंगले में TV देखती है, वो मेरी तरह हार्डवर्क करेगी ही नहीं, क्या टिकट मिल के करेगी? अरे भैया, उनकी बीवी को टिकट नहीं मिलेगा, जो हार्डवर्क करेगी हार्डवर्क करेगी उसको नहीं, ये दिखाता है। मैं वही कह रही हूँ आपको बार बार, जो देश बदला है वो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं दिख रहा है? वो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्यों है हमें पता है, 40 साल से यही काम कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज में प्रॉब्लम है, देश में प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी के अंदर जो सिलेक्शन चयन की जो नीति है उसमें प्रॉब्लम है। ये विदुड़ी जैसे लोग जो गालियां बोल रहे हैं वो कैसे अंदर आ जाते हैं और फिर निकलते भी नहीं है बाहर, और निकाले भी नहीं जाते। ये इशू है। देश तो फिर भी अपना गलतियां करके ठोकर खा के ठीक ही चल रहा है। मुझे एक एक करके बताइए कि जब आपने इस बिल पर नेताओं से बात की, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी से पहली बार कब मिली थी? वो सब जानते हैं, अभी तो वीडियो आ गया है 81 में, जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रवीण शेठ के घर आया करते थे, और मैं तब ऑलरेडी जर्नलिस्ट थी। और मैं गुजरात में 81 में आरक्षण और कम्युनल हिंदू मुस्लिम इशू पे दोनों टेंशन चल रही थी। कांग्रेस का बहुत सख्त, बहुत मजबूत राज था उस समय। और मोदी मणिनगर अहमदाबाद में RSS के ऑफिस में रहते थे और पढ़ते थे, MA के क्लास ज्वाइन करे थे, पर वो एब्सेंट बहुत रहते थे। इसलिए प्रोफेसर प्रवीण शेठ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, गुजरात यूनिवर्सिटी के घर आया करते थे, जिनके घर में मैं रहती थी बॉम्बे से आके, क्योंकि मैं बॉम्बे की हूँ, मैं गुजरात की नहीं हूँ। तो मैं उनके घर रहती थी, तो हम मिले थे 81 में। और उस समय भी वो बहुत पढ़ते लिखते बहुत थे, तो प्रवीण सेठ से बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस पे नोट्स ले जाते थे। तो जब लेने आते थे तब मिलते थे, फिर वो समय से वापस भी दे जाते थे नोट्स, क्योंकि उस ज़माने में तो कंप्यूटर नहीं थे, हाथ से नोट्स बनाई होती थी, तो लेते थे। जी, तो नरेंद्र मोदी समेत सब नेताओं से आपकी इस बिल के इर्द गिर्द जो बातचीतें हुई वो बताइए कि कभी किसी मंत्री से डिस्कशन हुआ हो, मतलब महिला आरक्षण बिल को लेकर भी, और ओवरऑल कितनी ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिसी हो सकती है जेंडर को लेके, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो शौचालय का कदम हो, उज्ज्वला कदम हो, या मनमोहन सिंह सरकार में कोई कदम हो। मुझे एक चर्चा बहुत याद है कि जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तब हम सबको नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के घर में मिला करते थे अशोका रोड पे। और बहुत सारे पत्रकार आपको उसकी बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी करीब मेरे ख्याल से कम 80-100 जर्नलिस्ट को मिला करते थे। और उस समय ये सब बातें जो देश के बड़े बड़े इशू है
मुझे एक बहुत मीटिंग याद है जिसमें वो मुशर्रफ पे आधा घंटा बिना रुके बोले थे कि मुशर्रफ क्या है, मुशर्रफ की एजेंडा क्या है उसका इंडिया के साथ। तो नरेंद्र मोदी ने ये सब बातें बहुत बार पहले भी पढ़ी लिखी और सोची, क्योंकि आरएसएस में ये एक तालीम है। और सिर्फ मोदी नहीं, जो भी आरएसएस से आगे आते हैं वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज पे बहुत सारी बैठकें करते हैं। कुछ लोग उसको स्वाध्याय भी बोलते हैं, एक सब्जेक्ट लेके सब चर्चा करते हैं। तो ये सब इशू उनसे मुझे ये बहुत याद है कि पॉलिटिकल चर्चा 98-99 में बहुत हुआ करती थी। आपकी कभी सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, वाजपेयी जी से एक बार, जी। हाँ, वो मैं तब 23 ईयर्स 2000 में मेरे ख्याल से लखनऊ में देयर वाज अ मीटिंग, बीजेपी का एक मीटिंग था। उसमें वाजपेयी जी आजा, मैं बिल्कुल जूनियर थे, हम पीछे थे। तो राजभवन में कोई फंक्शन चल रहे थे, वाजपेयी जी एसपी जी के साथ आ रहे, तो ये लोग हमको पीछे कर दिया। तो मैं चिल्लाए वाजपेयी जी, वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी ऐसे देखा तो मुझे देखा, अरे उनको आगे करो, आगे करो। वाजपेयी जी ने बोला, तो मेरे से पूछा क्या हुआ। हमने बोला देखिए हम तो मरला है, पीछे पड़ गया, और हम तो छोटी भी हो, मतलब शॉर्ट हाइट पे। तो वाजपेयी जी ने मुझे उधर खड़े करके बोला, देखिए सब सुनिए, अभी ये पूछेंगे मेरे से सवाल, इनको जो भी सवाल है उसके बाद, अब तब प्रधानमंत्री थे वो, सो जो भी सवाल है उसके बाद सब चुप। तो मुझे देखो, पूछो पूछो सवाल पूछिए। सही में मेरे पास कुछ नहीं था पूछने के लिए, मैं तो डर गई, थोड़ा टेंशन भी आ गया। प्रधानमंत्री आपको खड़े करके बोल रहे हैं पूछ लीजिए। तो मेरे को अभी एक ही याद आ गया, विमेंस बिल। तो मैंने बोला सर देखिए विमेंस बिल नहीं आए तो ऐसे स्थिति होगा। तो वाजपेयी जी ने बोला, देखिए हम तो महिलाओं की आरक्षण के लिए है, हमको चाहते हैं, लेकिन हमको है ना थोड़ा नंबर की कमी है, जब मिलेगा ना हो जाएगा, और कुछ वो 2-3 सवाल ये विमेंस बिल के बारे में जब मैंने पूछा, मुझे याद है, बाकी 2-3 ऐसे पूछा था। उसके बाद जब भी मुझे पार्लियामेंट में जब भी साइड पे मिलते थे, बोलेगा आरक्षण आएंगे वो बोलते थे ऐसे। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद ए लीडर अबाउट ए विमेंस बिल के बारे में। इसके बाद हम बहुत चर्चाएं करते हैं, कुछ लोग उसको मतलब वेरी कॉन्डिसेंडिंगली देखते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली महिलाओं के आरक्षण चाहिए, स्पेशली आफ्टर उन्होंने जैसे देखा है पंचायत में जैसे हो गया, उसके हम इसका इम्पैक्ट और देख रहे, तभी बहुत कुछ लोगों को जिन लोगों ने पहले उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको भी थोड़ा जो देश के बारे में, जो सोसाइटी के बारे में ओवरऑल सोचते, उनके लिए बहुत लोगों का चेंज भी मैंने देखा है। जो पहले नहीं सपोर्ट करते थे, ये काम नहीं करेगा, उन्होंने सब, जब ये पंचायती में जब सारे स्टेट तो अभी 50% दिया है, तो तब लोग तो थोड़ा अभी, लेकिन हमको पता है अभी जो बीजेपी पहले पार्टी है कि महिलाओं की वोट पे इतना अटेंशन देखा। तो मोदी जी मेरी ख्याल से पिछले 3 सालों से जब भी उनका मीटिंग चलते हैं कि इनर पार्टी मीटिंग, मतलब पार्टी की जो कार्यकर्ताओं को ये जब उन्होंने जो एड्रेस करेगा, तब सब बोलते हैं देखिए ये साइलेंट वोटर्स है। यूपी इलेक्शन के बाद उन्होंने जो मीटिंग पहले कार्यकर्ताओं को बुला के किया था, उसी में भी उन्होंने बोला था देखिए तो ये जो हमने इतना मतलब इतने जोश से हमने जीता उत्तर प्रदेश में, ये महिलाओं की वजह से है। तो इसके बाद बीजेपी ने ये सारे स्टेट मुख्यमंत्री, उनके सारे मुख्यमंत्रियों से बोला आप देखिए एक प्लान बनाइए कि अगले 2 साल में आप क्या करेंगे महिलाओं के लिए। तो मेरे ख्याल से त्रिपुरा एक राज्य था, इमीडिएटली बिप्लव वास्ते उसमें मुख्यमंत्री था, उन्होंने आरक्षण कर दिया गवर्नमेंट जॉब्स पे 33% ऐसे। तो गृह मंत्री अमित शाह उधर जाके उसको लॉन्च भी किया था। ऐसे एक वो मोदी जी उनमें रिपोर्ट लेते थे क्या है। एक दूसरा चीज़ उनका जो ये जो महिलाओं का जो ये तो उन्होंने देख लिया कि यही है सही। मतलब आई वुड से दैट विमेंस बिल फॉर देम बालाकोट वोमेन, दिस इज, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी। कैसे होगा हमें पता नहीं है। इंटरेस्टिंग रिमार्क
Women reservation bill, they are hoping will be their Balakot movement. Yeah, that is what BJP का एक whether it will happen or not, this was his master stroke. वो सही था, लेकिन मैं एक CEC मेंबर मेरे से बोल रहे थे, जैसे आजकल CEC में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मोदी जी वो पहले उन्होंने शुरू किया, ये इन्होंने लिस्ट देंगे, लिस्ट लेंगे, लिस्ट देखने से पहले पूछेंगे कितना महिलाओं को दिया। तो आजकल वो बता रहे थे CEC मेंबर, आजकल जब भी आते हैं तो मोदी जी पूछने से पहले ये लोग बोलते सर लिस्ट तैयार करके आते तो पहले बोलते हैं हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट में हमने 15 दिए, इस डिस्ट्रिक्ट में हमने 20 दिए, इस डिस्ट्रिक्ट में हमने 25 दिया, इस लिस्ट में इतना है, पहले बोलते थे। तो वो मेरे से बोल रहे थे आजकल वही सीधे 2-3 मीटिंग में उन्होंने पेपर लेके ऐसे रख के पूछेंगे कितना महिलाओं को दिया। तो ऐसे वो थोड़ा बिल्डअप कर रहे थे कि महिला आरक्षण के लिए जो उन्होंने बताया वो समकालीन अभी की बातें बताई, पर मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी ने जो क्षण उनकी बर्थडे के दिन मतलब आई, उसके पहले 15 साल मेहनत करी है। मुझे एक बहुत उसका एक लाइट एनेक्डोट देती हूँ। एक दिन मैंने राकेश अस्थाना गुजरात कैडर से पुलिस ऑफिसर थे, एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया था, बहुत साल की बात है, मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। मैं कहा आप कहाँ हैं? देखिए मैं तो कोई गांव में हूँ। मतलब तो मैं अच्छा, मैंने कहा ये से कैसे? मैंने 2-3 IAS ऑफिसर को भी उसी दिन फ़ोन किया, वो भी कह रहे गांव में है। लेकिन नहीं, ये मोदी जी ने बेटियों का लिया है ना, इसलिए हम सब गांव में हैं। तो बेटियों के लिए मतलब लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है तो उसने अभियान चलाया था। हाँ, वो 10 साल सब गोल्फ खेलने वाले IAS और IPS ऑफिसर का गोल्फ बंद करवा दिया और कहा 3 रात गांव में रहो, और सबको क्या मुसीबत कराई थी, क्योंकि गांव में रहना था। ऐसा नहीं था टू एंड फ्रो करो कि नजदीक के शहर में जहाँ टॉयलेट वॉयलेट ठीक हुआ रहो। तो तभी समझ में आएगा कि ड्रॉप आउट की वजह। मैं ये कह रही हूँ वो होमवर्क मोदी करके आए हैं। जी दीदी। तो पहला इंटरेक्शन मेरा किसी भी नेता से अगर विमेंस रिजर्वेशन पे हुआ है वो 2008 में UPA की सरकार थी, और उस टाइम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। तो जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम हमें शुरू में थोड़ा सा लग रहा था कि अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो क्या आपको ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में बताया जा रहा तो था? वो लग रहा था कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा ग्राउंड बन रहा था। फिर हमें पता चला कि ये अभी इंट्रोड्यूस होगा। उसी दिन सुबह भनक लगी थी और एक प्रॉपर फ्लोर स्ट्रैटेजी तैयार हो रही थी। मैंने नया पार्लियामेंट उस टाइम कवर करना शुरू किया था 2007 में, और 2008 में ये राज्यसभा में इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका पूरा इनका ये था, स्ट्रैटेजी ये थी कि कहीं लैप्स ना हो जाए। और दूसरी बात कि ये लोग निर्भर थे, कांग्रेस जो थी वो UPA की गठबंधन की एक सरकार थी, तो ये डिपेंडेंट थे कि सपोर्ट होगा, मुलायम का सपोर्ट रहेगा। समाजवादी पार्टी उस टाइम की सपोर्टर थी, एलाई थी। तो उनको लगा कि क्योंकि मंडल पार्टीज़ थोड़ा सा सपोर्ट इसके डिमांड उनकी रही है OBC कोटा विद इन कोटा की, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए डिसाइड हुआ कि ये राज्यसभा में होगा। तो धीरे धीरे हमें थोड़ी थोड़ी हिंट मिलनी शुरू हुई। कांग्रेस में उस टाइम कवर करती थी कि हो सकता है। फिर एक मीटिंग बुलाई गई एक दिन पहले, तब पता चला कि हाँ ये इंट्रोड्यूस होने वाला है। पर ये सबसे बड़ी समस्या थी कि इंट्रोड्यूस होगा तो किस तरीके से होगा, क्योंकि पहले बिल की जो प्रतियां थी फाड़ी जा चुकी थी पहले, और वो रिमार्क्स आपको अभी भी पता है, जो रिमार्क्स JDU उस टाइम प्रेसिडेंट होते थे शरद यादव, ये सब पूरा एनिमेटेड डिस्कशन तो कभी होता ही नहीं था, वो सीधा प्रतियां फाड़ चुके थे पहले भी। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ठीक है लॉ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पूरी एक फ्लोर स्ट्रैटेजी तैयार हुई। जो विमेन MPs थी उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया हमें कि नहीं हम ना एक रिंग बनाएंगे प्रोटेक्शन। तो सबसे सामने तो रेणुका चौधरी थी, और वो शुरू से ही काफ़ी दबंग नेता थी। उन्होंने पहले भी मैंने अभी आपको बताया कि 1996 से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से इसको एक्सपेडाइट किया जाए, बढ़ाया जाए, आगे किया जाए।
तो वो हमेशा फोरफ्रंट में रहती थी। उन्होंने थोड़ी सी हिंट दी कि नहीं, इस बार हम बिल की कॉपी नहीं फाड़ने देंगे। तो हुआ ये कि हमेशा जो भी मंत्री होते हैं वो यूजुअली इतना इम्पोर्टेंट बिल होता है तो फर्स्ट रो में, और लॉ मिनिस्टर हैं HR भारद्वाज, तो फर्स्ट रो में रहेंगे, पर उन्होंने सेकंड रो से प्रेजेंट किया था। एक तरफ थी अंबिका सोनी, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा बैठी हुई थी और सामने थी रेणुका चौधरी। अब रिकॉर्ड्स में सबको पता है हुआ क्या आगे, कि एक ऑलमोस्ट रिंग बनाया गया था। जयंती नटराजन भी थी और एक गुजरात की MP भी थी वहीं पे ही, ताकि कोई उन तक लपक के पहुंच ना सके। और ये लपक के पहुंचने वाले कौन थे? RJD के सांसद? नहीं, समाजवादी पार्टी के समाजवादी सांसद अबू आसिम आजमी थे, जो उन्होंने फिर भी लपकने की, सुरेंद्र हाँ, नागर। तो उन्होंने लपकने की सुरेंद्र नागर कोशिश, जो भाजपा में हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। तो वो शायद उस टाइम 2010 में एक्चुअली जब 2010 पास हुआ में था, था तो उस टाइम उन्होंने टेबल पे, सुरेंद्र यादव थे, उन्होंने ये टेबल पे, चीज़ ये मैं 2008 की बात कर रही हूँ जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उस टाइम PJ कुरियन थे चेयर पे, और उनको पूरा पता था कि होने वाला है कुछ ना कुछ इसके अंदर। तो वो जैसे ही लपके वो सामने खड़ी हो गई रेणुका चौधरी, क्योंकि उनका यही स्ट्रैटेजी था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम फाड़ने नहीं देंगे बिल। तो उन्होंने कहा था फाड़ नहीं सकते हैं आप, कुछ भी कर लीजिए। तो वो पूरा एकदम लुत्थम लुत्था होने की बिल्कुल कगार पे थी। उन्होंने पूरा एकदम शोर मचा के पैंडेमोनियम हुआ, और PJ कुरियन ने बस वेट कर रहे थे। HR भारद्वाज ने बोला कि आई इंट्रोड्यूस द बिल। इतना हुआ, PJ कुरियन ने जल्दी से वो बंद कर दिया। इनकी फ्लोर स्ट्रैटेजी इन्होंने पहले हमें पूरी तरीके से नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने हमें हिंट जरूर दे दिया था कि हम फाड़ने नहीं देंगे बिल। और बिल इंट्रोड्यूस उसके बाद इंट्रोड्यूस हो गया। राहुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, आप 1996 का जिक्र कर रहे थे, बताइए विमेन रिजर्वेशन बिल के कौन कौन से पड़ाव आपने देखे संसद में बतौर पत्रकार? सर, पहला तो ये कि ये बात जो कही जाती है ना कि ये बिल नेताओं ने अटकाया लटकाया, ये बिल लटकाया नहीं गया साहब। क्या है कि ये हम एक, हमारे पूरे समाज की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम अपनी हर कमी को ना नेताओं पे, पुलिस वाले पे, IAS पे डाल देते हैं, एंड वी फील वेरी रिलीव्ड अबाउट इट कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सब में। तो क्या है कि अगर आप इस देश का इतिहास देखें तो ढोर गवार शूद्र पशु नारी भी है, और अगर आप ज़ेरा निगाह का एक पुराना शेर है कि औरत खुद के खुदा दो है, एक हकीकी है, एक मजाजी है, और उसके लिए कोई भी अच्छा नहीं होता है। हकीकी मतलब ट्रू, एंड एक काल्पनिक और सही असली कोई भी खुदा महिला के लिए इस देश में अच्छा नहीं रहा है। और साहिर साहब लिख गए प्यासा में 1957 में कि मदद चाहती है हवा की बेटी, वो आज भी हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो क्या है कि, और उसके बाद हम क्या है कि ये भी नहीं बहुत ख्याल करते क्या कि एक हमारा वर्ग है जिसको हमको लगता है कि कौन ने क्या किया, उसमें हमारे पास फिक्स नाम रहते हैं। और इसमें मैं कहूंगा कि जिस आदमी का नाम सबसे ज्यादा आना चाहिए, परहैप्स हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल जिस आदमी ने दिया, वो हमारी बातचीत का नहीं बनता है हिस्सा, वो है HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा 1992 में जो नरसिम्हा राव से, उस आदमी का भी नाम कोई नहीं लेता। हम 73rd 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, वी क्रेडिट राजीव गांधी, ठीक है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाला नरसिम्हा राव था। नरसिम्हा राव का जिक्र नहीं करता जब 33% रिजर्वेशन दिया गया, एंड कर्नाटका बिकेम वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट जिसने रिजर्वेशन दिया। और उसके बाद देवेगौड़ा 94 to 96 रिजर्व में चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के। उन्होंने उससे आगे जाकर के 33% जॉब्स रिजर्व किए गवर्नमेंट में फॉर विमेन, 50% एजुकेशन बॉडीज में किए, और JDS जो है उन्होंने, अगर आप हाल में देखें तो अपनी पार्टी लाइन से आगे हट करके द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी समर्थन किया था। जुलाई 25 को मेरा पहला पास बना था लोकसभा का, और मेरे पास आज भी वो पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद 28 अगस्त 1996 को देवेगौड़ा साहब की शपथ होती है। ये बात हर एक को याद रखनी चाहिए कि वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसीजन टेकन बाय देवेगौड़ा जो था ना, वो विमेन रिजर्वेशन बिल था।
28 अगस्त 1996 को सरकार आती है, 9 सितंबर 1996 को यह बिल पार्लियामेंट में पेश हो जाता है। आप ये सोचिए स्पीड कितनी है, इतनी तेजी किस सरकार ने देवेगौड़ा के अलावा दिखाई है इस बिल को मूव करने में। रमाकांत खलप उनके मंत्री हुआ करते थे और उस समय पे उस बिल को राज्यसभा में लाया गया था और उस बिल को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसमें आज ज्यादातर लोग वो हैं जो कि इंडिया नाम का जो एक गठबंधन बना है उसमें शामिल, उसके सदस्य हैं। चूंकि वो सरकार इतनी फ्रेजाइल थी नंबर गेम में कि देवेगौड़ा के लिए हमें एमपी जरूरी था और वो सरकार बाकी कोalition से थोड़ी अलग थी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उसके अंदर परामर्श का एक एलिमेंट जो था वो ज्यादा था। मुझे याद है कि एक बार 25 पैसा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने के लिए यूनाइटेड फ्रंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसकी 6 मीटिंग हुई थी 25 पैसे के लिए। आज की तारीख में 5 रुपए कम हो जाता है एक फाइल जाने पे। तो वो सरकार थोड़ी दूसरी थी, उसके बावजूद एच डी देवेगौड़ा ब्रॉट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आप सोचिए कि 81st अमेंडमेंट था उस समय 1996 में, इट वाज द 86th अमेंडमेंट। जब 2008 में लाया गया तो इट वाज 108th अमेंडमेंट। आज हम 128वें अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने कह दिया कि पार्टी और नेता ब्लेम हम कर लेते हैं साहब। ये महिलाओं को इस देश में जो एहसास जिल्लत कराया जाता रहा है हमेशा, ये उस कड़ी में शामिल है। ये रिप्रेजेंटेशन देने का मामला नहीं है, ये बराबरी में ना आने देने का जो हमारा खुसूसी एक थॉट प्रोसेस रहा है, हमारा एक सामाजिक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस है, ये उसका नतीजा है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो हम उसको कह देते हैं साहब ये जात की पॉलिटिक्स करता है, ये पॉलिटिकल पार्टी जात की पॉलिटिक्स करती है। नहीं साहब, हम ऐसे समाज जात पात की पॉलिटिक्स करते हैं। उस फॉल्ट लाइन को नेता यूटिलाइज करता है। हम औरत को परमाया धन समझते हैं, हम बहू को एक्स समझते हैं, मां को वाई समझते हैं और इस कारण से हमारे समाज के इस डिफिशियंसी को पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइट करता है। वरना मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण एक वोट बैंक है, उस ब्राह्मण में सरयू पहाड़ी है, कानिकुब्ज है, कायस्तों में कवर्ण है, ओबीसी के अंदर यादव है, कुर्मी है, हर एक आदमी अपना वोट बैंक बनाता है। तो ये बताइए कि वोट बैंक बनाने की इस होड़ में लगी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछा जाए या इस समाज से पूछा जाए कि इस देश के 2 सबसे बड़े नॉन होमोजेनस जो वोट बैंक्स हैं वो कौन है? एक पुरुष है और एक महिला है। नाउ यू हैव समथिंग ओवर 700 मिलियन विमेन। इतना बड़ा वोट बैंक, हम उसको टैप करने की आज तक क्यों नहीं सोची गई? क्योंकि अगर ये इशारा है एफर्मेटिव एक्शन औरतों के लिए तो इसका इतिहास नया नहीं है सौरभ। इसके इतिहास को जाइए तो ये इतिहास बहुत लंबा है। 1931 के अंदर जब इस मामले में बातचीत हो रही थी तो बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू चिट्ठी लिखती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कि देयर शुड नॉट बी नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट because it would violate the integrity of universal demands of Indian women for absolute equality. Constitutional debate में ये मामला आता है, रेणुका रे उठाती हैं इस मामले को and she says very clearly कि ये consideration of ability alone there should be there for women. उसके बाद मामला 1970 तक लटकता है जब कमिटी ऑन पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ विमेन आती है, वो खारिज कर देता है विमेन का रिजर्वेशन। हाँ, कहता है कि लोकल बॉडी में थोड़ा बहुत कर दीजिए। 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आता है फॉर विमेन, उसमें पंचायत में कोटा की बात होती है, पार्लियामेंट की बात होती है। दैट बिकम्स अ फाउंडेशन की 73वां 74वां जो पंचायत के लिए रिजर्वेशन का, लोकल बॉडी का रिजर्वेशन ऐतिहासिक बिल था, आई थिंक विच वाज अ बेंचमार्क इन दिस इन कंट्रीज हिस्ट्री। बहुत कहा गया कि साहब सरपंच पत्नी आ जाएंगी, उस सबसे तमाम प्रॉब्लम होगी, उसका गलत इस्तेमाल भी हुआ। मगर आज भी ये बात दीगर है, ये बात क्लियर है कि महिलाओं के लोकल बॉडी आने में जो महिलाओं के लिए फोकस्ड वर्क होते हैं वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेटर है, एरियाज में जहां पे महिलाएं सरपंच हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं या जिला प्रमुख हैं, वहां फोकस ज्यादा बेटर होता है और बल्कि काम की भी क्वालिटी ज्यादा सेंसिटिव और बेटर हुआ करती है। उसके बाद फिर वेट होती है, 1996 की बात आती है, नहीं उससे पहले एक काम होता है, कुछ राज्य इसमें आगे रहते हैं।
महाराष्ट्र, आंध्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, ये 33% से आगे बढ़ जाते हैं, ये 50% ले जाते हैं। तो ये बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि बाकी राज्यों में लोगों को इन सब चीजों में प्रॉब्लम थे। 9 सितंबर को ये बिल आता है, रमाकांत खलप जी आते हैं, बिल नहीं बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी फिर व्यक्त होते हैं 2 साल के लिए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में मैं हाउस में 96 में भी था, 98 में भी था, जुलाई 13 का दिन था। ये बारिश, मानसून और मानसून के बाद के सेशन में ये सब होता है। पता नहीं क्यों महिलाओं के बिल की बात याद उसी टाइम पे आया करती है। तो जुलाई 13 1998 को वाजपेयी जी ने बिल प्रेजेंट करवाया। एम थम्बी दुरई जी उस टाइम पे मंत्री थे, हम लोग गैलरी में बैठे थे, और थम्बी दुरई जी बड़े थोड़े शांत स्वभाव के आदमी थे, बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, शाही नेचर के थे। और सुरेंद्र यादव आरजेडी के और रघुवंश प्रताप सिंह वो दौड़े और उन्होंने जाकर के बिल उनके हाथ से छीना। जैसा निधि जी ने कहा कि बिल को फाड़ने की प्रथा है, वो एक एक्ट है विच इज टेलिंग कि अगर आप इस चीज की बात करेंगे जो हमें सामाजिक तौर पे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम उसको फाड़ के दर्शाएंगे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमारे मेल वोटर्स देख रहे हैं कि हमने कितना मर्दाना काम किया है। तो वो किया गया 99, 2002, 2003 में ये बिल रीइंट्रोड्यूस होता है। 2008 में राज्यसभा में ये लाया जाता है, जो कि एक टैक्टिकल मूव था 2 तरह से। टैक्टिकल मूव एक ये था कि राज्यसभा में बिल नहीं मरता, इट स्टेज अलाइव, ये कारण ये था। लेकिन दूसरा ये भी था कि लोकसभा में लाने का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है यूपीए सरकार को, वो सरकार जानती थी कि इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव बड़े क्लियर थे। ममता बनर्जी ऑल्सो हैड ऑब्जेक्शन, शी हैड मेड पीपल दैट इन दिस फॉर्म ये बिल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह और उस समय मुझे याद है सोनिया गांधी ने स्टेलर रोल प्ले किया था। सोनिया गांधी प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम पे। और मुझे याद है कि जिस दिन पहले दिन बिल हुआ था, बहुत हल्ला हुआ, तो सोनिया गांधी रिपोर्टर से बात हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि आप सरकार गिरने की चिंता, तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट वरीड। उसके बाद उनसे जब ज्यादा इंसिस्ट किया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से को रिमाइंड करना चाहूंगी कि उनकी 7 बेटियां हैं और उनके घर के अंदर यानी 7 फ्यूचर के समर्थक हैं इस बिल के। तो सोनिया गांधी ने यह बात कही थी और उन्होंने तमाम लोगों से, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव से मीटिंग भी बुलाई थी। हम लोग उस मीटिंग के बाहर भी खड़े रहे थे, लेकिन उन लोगों का 2 टूक कहना था कि इस फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। 10 से 12% की बात थी, ओबीसी कोटा की बात थी, माइनॉरिटी कोटा की बात थी। बेसिकली ये था कि ये बिल किसी भी तरह से पास ना हो पाए। उससे पहले शरद यादव, आपको निधि ने बताया कि वो प्रकटी बालूला कमेंट 97 में कर ही चुके थे। एक तो शरद यादव ने एक इंटरव्यू में ये भी बोल दिया था साहब कि यानी सोचिए कि किस तरह की उस समय पर मानसिकता थी कि अगर ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट से तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। यानी वो इस चीज पर मरने को तैयार थे। कुछ महिलाओं ने उस टाइम पे बहुत मेहनत करी। बृंदा करात थी, सीपीएम की नेता। सुषमा स्वराज ने बहुत बढ़िया काम किया। उस समय पे अगर मैं कहूं कि सोनिया गांधी ने जो एक और बहुत अच्छा काम किया, जो कोर कमेटी थी कांग्रेस की, उसकी बैठक हुई थी और तमाम विरोध के बावजूद उस बैठक के अंदर लोगों के स्वर अलग थे, लेकिन सोनिया गांधी ने कह दिया था कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल है, ये वोट को लाया जाएगा। फिर 9 तारीख को निधि ने बताया आपको कि किस तरह के वाकयात होते हैं जिसके अंदर बिल के साथ परेशानी होती है। और उसके बाद यानी ये भी एक स्थिति आती है जब 8 तारीख को ये बिल 2010 में आता है, तो 9 तारीख को ये बिल पास होना है। समाजवादी पार्टी के और आरजेडी के और एलजेपी के कुछ सांसद हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस बिल को किसी भी तरह से पास नहीं होने देना है। और उसमें सुभाष यादव थे आरजेडी के, साबिर अली थे एलजेपी के, वीरपाल सिंह, नंद किशोर यादव, आमिर आलम खान, कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के नेता थे, एजाज अली अनअटैच थे। ये लोग पेपर पर फाड़ते हैं। पहली बार मैंने देखा पार्लियामेंट के अंदर दौड़ करके चेयरमैन राज्यसभा जो थे हामिद अंसारी साहब, उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनकी टेबल से पेपर फाड़ते हैं, उनका माइक उखाड़ने की कोशिश की जाती है और हाउस एडजर्न होता है। उनका ये था कि हाउस किसी तरह एडजर्न हो जाए, हाउस एडजर्न हो जाता है। लेकिन फिर खबर ये आती है कि सोनिया गांधी बड़ी क्लियर है कि ये बिल पास होगा किसी भी तरह से। अरुण जेटली राज्यसभा के उस समय नेता थे, उनसे बातचीत की जाती है और ये परामर्श बनता है कि ये बिल पास होगा। इसके लिए जो कुछ भी करना है, तो उस दिन हमने ये भी नजारा देखा था साहब कि
राज्यसभा के अंदर जो ये सांसद थे साहब, ये धरना पे बैठ गए थे। हाउस के फ्लोर पे पहली बार एक धरना का इंसिडेंट देखा था हमने, और इन लोगों को मार्शल जाते हैं और कंधे पे उठा करके इनको हाउस से बाहर ले जाया जाता है, एक मोशन के जरिए उनको सस्पेंड किया जाता है, और उसके बाद ये बिल पास किया जाता है। तो अरुण जेटली की बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे उनकी स्पीच की याद है कि उन्होंने कहा था कि द प्रिविलेज ऑफ पासिंग दिस बिल हैज बीन डाइल्यूटेड बाय some of the most shameful scenes in the country's parliamentary history. बिंदा करात ने बहुत सुंदर बात कही थी कि women are caught in a culture prison. जो बात मैंने कही कि समाज की प्रॉब्लम है, she had said that the women of this country are caught in a culture prison. तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसका इतिहास देखे विमेन रिजर्वेशन बिल का, आज 2023 में बहुत चीजें बदल गई। जो दल उसका विरोध करते थे वो आज समर्थन में खड़े देख रहे हैं। हालांकि राइडर्स हैं उनके दिए हुए बहुत सारे कि उन्होंने राइडर्स दिए हैं। द कंट्री हैज कम ए लॉन्ग वे सौरभ, बहुत लड़ाई हुई है, मशक्कत हुई है, महिलाओं विमेन हैव प्रूवन देमसेल्व्स कि आज कैबिनेट में आपको इतनी मंत्री दिखाई दे रही हैं। टुडे यू हैव 102 ऑड मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड लोकसभा। वरना 1947 को याद करिए तो जवाहरलाल नेहरू जैसे लिबरल नेता थे, बड़ी उस टाइम पे शख्सियतें थी, आजादी की लड़ाई से निकली हुई, और राजकुमारी अमृत कौर नाम की अकेली कैबिनेट मिनिस्टर थी उस समय पे इस देश की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। थिंग्स आर कम ए लॉन्ग वे, मगर ये लड़ाई जो है ये अभी खत्म नहीं होनी है। अगर इसका एक सोल्यूशन इस देश में ढूंढना था, तो अगर जरा सा भी जज्ब इस चीज के लिए था कि महिलाओं को एक इक्वल रिस्पेक्टेबल रिप्रेजेंटेशन देना है, द पार्टी शुड गिव रिप्रेजेंटेशन, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ये हाउस के फ्लोर्स पे कहा, अपने हाउस के फ्लोर पे, कि उनकी पार्टी के नेता ममता बनर्जी ने 40% के करीब का रिजर्वेशन अपनी पार्टी में सांसदों के और विधानसभा की सीटों में 30 से ऊपर का दिया है। If the parties decide, I think this battle and this constitutional amendment will not be needed. शुक्रिया राहुल जी। हम लोग हिस्ट्री तो समझ गए, अब जरा इस बिल पर आते हैं। ये 128वां संविधान संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा में 2 सांसदों ने विरोध में वोट दिया, राज्यसभा में विरोध में 0 वोट रहा। अब ये विधानसभा में जाएगा, कम से कम 50% विधानसभाओं से जब ये पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति के बाद सम्मति के लिए जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि 2029 से लोकसभा चुनाव के दृष्टि से कहें तो इसे लागू किया जाएगा। अब मैं इस बिल और इस बिल पर हुई बहस पर आता हूं। आदित्य, आई विल कम टू यू, आई विल टेक फर्स्ट रिमार्क फ्रॉम शीला जी। इस बिल पर जो बहस हुई उस पर आपका क्या कहना है? अलग अलग लोगों ने, अजदुद्दीन ओवैसी ने, डिम्पल यादव ने कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए था। आरजेडी और जेडीयू लगातार ये कह रही, समाजवादी पार्टी भी और अब कांग्रेस भी, कि ओबीसी महिलाओं के लिए इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज जब हम शुक्रवार 22 सितंबर को ये नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि हमसे पहले गलती हुई कि जब हम ये महिला आरक्षण बिल लाए तब उसमें हम SC/ST महिलाओं के साथ ओबीसी महिलाओं के लिए जगह नहीं बना पाए, हम इसको स्वीकारते हैं। दोनों सदनों में बहस हुई उस पर और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड पे आपकी टिप्पणी। 130 लोगों ने दोनों सदनों में बहस करी। मेरे हिसाब से ऑन द बैलेंस ये विदुरी जैसी गालियाँ को बात करें तो ओवर द बैलेंस अच्छी रही बहस। और वैसे भी विदुरी जी ने इसमें नहीं बोला था, वो तो रिजर्वेशन दूसरे बिल पे थे। विदुरी ने बोला है, उस पे लानत मलानत हो रही उनकी। बीजेपी ने भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पर ये विमेंस रिजर्वेशन बिल में वो नहीं थे। हाँ, चंद्रयान वो चंद्रयान पे थे। सो मैं कहना ये चाहती थी कि संसद में जो विमेंस रिजर्वेशन बिल पे इस वक्त जो बहस हुई है, वो मुझे माफ़ करना, मैं एकदम ब्लंटली कह रही हूँ, वो उन सब की मजबूरी थी। वो बेचारे थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही अच्छा ही बोलना था क्योंकि उनको वोट देना ही था। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि समय अपने बहुत आगे निकल गया है, संसद बहुत पीछे रह गई थी और इस वक्त करना ही था। और जब मोदी लेके आए थे तो उनको पता ही था कि बीजेपी तो पूरा अपना मोनोपोली ले लेगी, इसलिए बिल के आने से एक तो दो दिन पहले से ज्वाइन कर दिया लगे कि आप उसको हरा नहीं सकते, तो फिर ज्वाइन करके सब साथ में ही इसका पर ये जो कांग्रेस ऑन द बैलेंस मैं आती हूँ, ऑन द बैलेंस बहुत अच्छी डिबेट रही, उपयोगी भी रही। और जो पॉलिटिक्स खेलना चाहिए अपोजिशन का हक है, और वो भी अच्छी तरह बताया गया कि बीजेपी को शुरुआत में जब सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव और ये सब बोले तो उनको तकलीफ हुई कि
ये ओबीसी वाला जो फैक्टर है कहीं ओपोजिशन ले ना जाए और पूरे बिल की जो एक सुहानी एक शानदार क्रेडिट जो लेनी है वो कम हो जाएगी। पर बात ये है कि सब जानते हैं कि देश में बदलाव आता है ना, वो धीरे धीरे ही आता है। हमारे देश में एक कल सुबह 9 बजे कोई क्रांति हो जाती है, ऐसे नहीं होता है। तो मेरा अपना भी मानना है और मुझे लगता है सांसद भी समझ रहे हैं कि ये बिल आने के बाद ओबीसी के लिए भी तो ऑप्शन एक आंदोलन का वो खड़ा रहता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा आर्गुमेंट बीजेपी वाले दे रहे थे वो ये था कि वैसे भी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं जो नॉर्मल होती है उसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन मैन के लिए भी नहीं था, तो वुमेन रिजर्वेशन में वुमेन के लिए क्यों चाहिए, वो एक आर्गुमेंट। पर आपको कांग्रेस का क्या टेक्निकल शिफ्ट दिख रहा है? कांग्रेस पे ये इल्जाम लगता रहा है नहीं मेरे ख्याल से सबने सही नहीं, नॉर्दर्न बेल्ट में ओबीसी पॉलिटिक्स को इग्नोर किया। उनका एक ट्रोइका था, ब्राह्मण, दलित एंड मुस्लिम। आप हिंदी भाषी राज्यों में उनके मुख्यमंत्रियों का चुनाव देखिए 70s-80s तक, और इसीलिए पहले जो पूरा सोशलिस्ट पार्टी का वोट बैंक बना, उसके बाद मंडल वाली पार्टीज का वोट बैंक ओबीसी। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस पिछले 1 साल में लगातार जाति आधारित जनगणना की बात करिए, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करिए, किस तरह का इश्यू? मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है। अगर आप ध्यान से सब डिबेट सुने और उसका एनालिसिस करें तो ये बात आती है कि बीजेपी 10 इयर्स के एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है। थोड़ा एक जो सरकार का एक हिंदुत्व का भी एक फटीग होता है, एक कोई भी इज्म कोई भी वाद का एक फटीग होता है, वो भी थकान है। और कितनी बार आप हिंदुत्व पे वोट करेंगे, एक चेक को कितनी बार एनकैश करेंगे, वो भी एक है। और दूसरी बाजू एक बड़ी घटना ये हुई है कि इंडिया अलायंस आया है, और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये देश में कास्ट पे जो इलेक्शन लड़े जाते हैं तो इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है उनकी आर्ग्यूमेंट्स। तो बीजेपी ने इस वक्त बहुत ध्यान रखा ये पार्लियामेंट की डिबेट में कि पूरा मुद्दा कोई हाईजैक ना कर जाए, और उसमें सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा ये बात का हुआ कि आज मोदी की कैबिनेट में 28 ओबीसी मिनिस्टर्स हैं, 28। तो इसलिए जो आर्गुमेंट कांग्रेस करना चाहती थी उसमें प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा, नलिन मेहता की एक किताब है बीजेपी पे, उसमें बहुत ही डेटा के साथ है कि बीजेपी अपनी ब्राह्मण बनिया पार्टी की जो इमेज है उसको पूरी तरह बदलने के लिए बहुत कदम उठा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ओबीसी वाला इशू है और उसमें दम भी है और वो विपक्ष का इशू भी है और रहेगा, लेकिन बीजेपी अभी तो ये क्रेडिट थोड़ी ले लेगी और अगले इलेक्शन में 3 असेंबली इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में इसका क्रेडिट लेके उस पर वोट लेने की कोशिश भी करेगी कि मोदी और विमेन का आइडेंटिफिकेशन है, विमेन इश्यूज का आइडेंटिफिकेशन है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अदिति पासवान, ये कोटा विद इन कोटा को लेकर लगातार बहस हो रही है। हमने सुना कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने इस पर बात की कि आप ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए या मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? व्हाट्स योर टेक? एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि ओवरऑल आपको क्या लगता है इसका क्या सोशल इम्पैक्ट होगा? क्योंकि सबने 2 बातें कही, एक ये बदलाव बहुत पहले होना चाहिए था, और शीला जी ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि क्या ये संसद देश में असल में जो बहस हो रही है या महिलाओं जो स्थिति है या जो और विचार परंपराएं उनका पूरा प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरी चीज, क्या किस किस्म के पॉलिटिकल कल्चर में चेंजेस लाने पड़ेंगे? हम और निधि अभी कुछ दिन पहले एक शूट के पहले बात कर रहे थे कि आपको रात के 11 बजे किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में कोई नेता दिख जाए या कोई पुरुष पत्रकार तो आपकी नज़र नहीं उठेगी, पर अपने काम के सिलसिले में कोई महिला पत्रकार दिख जाए तो आपकी नज़र उठेगी। तो जो जेंडर इम्बैलेंस वाली बात है वो पॉलिटिकल स्पेस में कैसे दूर होगी? डॉक्टर अदिति। नमस्कार। एक तो सबसे पहले मैंने नोट्स बना लिए अपने रिसर्च आर्टिकल के लिए आज आपके शो में आके, पूरा हिस्टोरिसिटी मैं समझ गई और एक रिसर्च आर्टिकल अब तो बनता है, क्रेडिट आप लोग को जाएगा। दूसरा, ये जो रिजर्वेशन बिल की बात है उस पर पहले एक सोशलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में हम शुरू करते हैं, फिर कोटा विद कोटा पे आते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जैसे सर ने भी बताया कि प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है और ये है, तो अभी हम गए थे रांची, जितवारपुर, दरभंगा तरफ बिहार में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे रिसर्च करने। तो वहाँ बहुत सारी मुखिया से हम मिले, बातचीत किए, सरपंच से मिले और बनारस तरफ भी गए थे।
तो वहाँ पे सबने ये कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आपका क्या है, मतलब ये प्रधानपति हैं तो आप क्या करती हैं, कैसा, तो सबने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही कि पहला, दीदी साइन करने का पावर तो मेरे पास है, सिग्नेचर तो मैं करूंगी। दूसरा, घर पे अब मुझे इज्जत मिलने लगा है, मैं घर के अंदर डिसीजन ले सकती हूँ, मेरी बेटी कितना पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी उसका डिसीजन मैं ले सकती हूँ, मैं माइक पकड़ के स्पीचेस देती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो ये जो एक महिला सशक्तिकरण का एक प्रिज्म है, जो वहां जाके जो एक अर्बन सेटिंग और रूरल सेटिंग पे बहुत अंतर है। शायद मेरे लिए ये एम्पावरमेंट का मतलब नहीं होगा कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ, शायद मेरा एम्पावरमेंट, पर वो तो ये जो PRIs में जो रेजर्वेशन आया, वो उसी के कारण ये रिप्रेजेंटेशन हो पाया है कि महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं। और जैसे कि हर चीज का एक अपना प्रोग्रेस होता है, एक अपना प्रोसेस होता है। जब शुरू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला, तो मुझे याद है कि बिहार में लोग बेटी को होम साइंस पढ़ाते थे कि लड़का अच्छा मिलेगा, पर अब देखिए अब चीजें बदल रही हैं। चंद्रयान में हम लोग साइंटिस्ट इतने थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी महिलाएं प्रोफेसर हैं, तो चीजें बदलने में वक्त लगता है। इट इज अ डेकेडल ग्रोथ। हम नहीं चाहेंगे कि आज बिल आ गया और कल मैंने देखी कि नहीं हम सबके सब आ गए और हम सब अपने हक के बारे में बात कर रहे हैं। शायद जब बिल आ भी जाएगा, महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर पहुंच भी जाएंगी, पर वहां जाके क्वेश्चन उठाना, वहां जाके बातें करना, उनमें वक्त लगेगा और ये वक्त हमें समझना होगा। तो एक तो ऐसा इम्पैक्ट। दूसरा, महिलाओं रिप्रेजेंटेशन का, जैसे एक छोटा सा इलेक्शन अभी चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हम कंटेस्ट करें, तो जब हम महिला अपनी फीमेल कलीग से मिलते हैं, ऑन ऑल दी फीमेल कलीग सब PhD हैं, सब है, उनसे जब हम मिलते हैं तो वो बताते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां बना हो ताकि एक हमारी इकोसिस्टम बने। हमें नहीं पता कि रात को, जैसे मैम ने कहा कि रात को 11 बजे हम नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो नजरें उठ जाती हैं कि अच्छा क्या करने आएंगे, क्या है, बहुत सारी उसकी बात है। तो अगर कोई महिला आपके लिए अवेलेबल रहेगी उस पोजीशन पे, उस पावर पे, तो आपका उन तक पहुंचना, एक्सेसिबिलिटी की जहां तक बात करें, वो एक्सेस आपका बढ़ जाता है और आप एक अपना इकोसिस्टम एक महिलाओं के अंदर बना लेते हैं जहां पे आपको पता है कि योर वॉइस विल बी हर्ड, आप जाके बातें कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि जितना पर्सनली महिलाएं चीजों को समझती हैं, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग एक चीज होती है, पर जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस की बातें होती हैं उस पर हमें ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि लिव्ड एक्सपीरियंसेस से आप जब भी पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं जो चीज आप पे खुद पे बीती है। ये एक तो रिजर्वेशन बिल के बारे में जो मुझे लगता है कि इट इज आवर राइट टू रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज अ वेरी वेलकम मूव। हिस्टोरिकली मैंने देखा कितनी महिलाओं ने, रेणुका जी से लेके जयंती जी से, सबने हमारे लिए वो किया। और आज मैं तो आई एम कंपैरेटिवली न्यूबी इस आप लोग के उसमें, पर मुझे आगे दिख रहा है कि आगे हमारे रिप्रेजेंटेशन हर पार्लियामेंट की उस गलियों में रहेगा। और ये रिजर्वेशन बिल या ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अपनी सिमेंटिक्स, ऐसा नहीं कि बस एक सिंबोलिज्म के लिए हम जाके वहां बैठ गए हैं तो आप आइए, पर मुझे लगता है कि विद इन द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ सालों बाद ये एक एक्चुअल चेंज मेकर होगा, एक सब्सटैंसिव चेंज मेकर होगा। दूसरी, जब हम लोग कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, तो कोटा विद इन कोटा में हमें 4-5 चीजें समझने की जरूरत है कि पहला, SC कोटा, शेड्यूल कास्ट कोटा, शेड्यूल ट्राइब कोटा, OBC कोटा, माइनॉरिटी कोटा, इन सब कोटा के रीजन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग हर कोटे को SC ST तो OBC क्यों नहीं है, SC ST शेड्यूल दलित समाज को कोटा इसलिए मिला है क्योंकि वो अछूत के वो हैं, सोशल इनजस्टिसेस हुई हैं, एक स्ट्रक्चरल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें एक दलित महिला या दलित पुरुष को उस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज ज्यादा हिंड्रेंसेस, ज्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। जब शेड्यूल ट्राइब की बात हो तो अलग आइसोलेशन की बात है। OBC का जब मुद्दा उठता है तो आज का एक हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी का जब आया था कि 85% ऑफ द टोटल 303 MP जो हैं, 29% ऑफ द टोटल BJP MP बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, विद इन दैट रिप्रेजेंटेशन अगर आप बात करें कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर माइनॉरिटी डिस्कोर्स की जब हम बात करें तो माइनॉरिटी डिस्कोर्स के अंदर विद इन माइनॉरिटी डिस्कोर्स हमें दलित का बात करना चाहिए, हमें महिला की बात करना, विद इन माइनॉरिटी डिस्कोर्स तब मार्जिनाइजेशन इश्यूज हमें वहां डिस्कस करना चाहिए। एक आप उसको एक हॉलिस्टिक लेवल पे हम नहीं कह सकते कि इतना आपने उसको दिया तो आप हमें दो, आप ऐसे दो, ये नहीं हो सकता। जैसे 1/3 जो सीट रिजर्व भी हुए शेड्यूल कास्ट के, वो विद इन द कोटा हुए हैं। तो अगर OBC की बात है तो वो हमें समझना पड़ेगा, वो हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा उस हिसाब से। माइनॉरिटी की बात है तो विद इन माइनॉरिटी आप मार्जिनाइजेशन की बात करें।
हर तरह की वैसे भी डिलिमिटेशन जब होगा तो ऐसा उम्मीद है कि सीट्स बढ़ेंगी, पर आप उस कैटेगराइजेशन के विद इन बात करें, और विद इन दलित अगर आप सब कैटेगराइजेशन की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वो पैरामीटर कैसे जज कर सकते हैं कि मार्जिनाइजेशन, आपके एक्सक्लूजन किस प्रैक्टिसेस पे हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये तीनों चारों जो कोटा विद इन कोटा के, हमें इन सबकी हिस्टोरिसिटी पे जाके इसका अभी प्रेजेंट क्या स्टेटस है उसके हिसाब से करना होगा, और इनको एक हॉलिस्टिक नहीं पर अपने अपने कैटेगरी के विद इन हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर हम लोग रिजर्वेशन या रिजर्वेशन क्या, अब तो एक बहुत अच्छी बात है कि सब कोई रिजर्वेशन में आना चाहता है। मुझे याद है कि जब मेरा बिहार से हमारे एडमिशन हुआ स्टीफेंस में, तो हमको तो कोटा से है, तो सबने कहा अरे कोटा था तो हो गया। तो अब तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सब कोई कोटा में आना चाहता है, तो अब मुझे मेरिट अपना प्रूफ करने के लिए हमेशा 10 कदम आगे नहीं चलना पड़ेगा। अब तो मेरिट मतलब हम सबका मेरिट एक है कि हम सब आ चुके हैं। 1952 में जब था तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 5% था, 2019 में 15% है। तो ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है वो बहुत, इट्स वेरी क्वाइट लो। अगर इसी ग्रोथ के हम लोग हिसाब से चलेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा कि वो ग्रोथ हो। तो हमें ये पुश चाहिए, और खासकर जो महिलाएं पिछले दलित समाज से आती हैं या अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनके ये ज्यादा पुश चाहिए, क्योंकि एक अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आप बात करें तो वो यहाँ खड़ी है एपी सेंटर से, तो उनको आपको इधर एपी सेंटर तक लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और वो पुश चाहिए जो मुझे लगता है इस बिल के हिसाब से और इस बिल में विद इन जो हमें रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आ सकता है। थैंक यू अदिति। आप जब ये तजुर्बा बता रही थी तो मुझे ये ख्याल आया, और बहुत जल्द नेता नगरी में या किसी और मंच पर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि दलित समुदाय से आने वाले लड़कों को या लड़कियों को किस तरीके के भेदभाव का या रिमार्क का सामना करना पड़ता है। इट्स अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस, और इस पर लगातार बात करनी होगी। एक बात, एक भाषण, एक कानून से ये स्थिति नहीं बदलेगी, चाहे वो पुरुषों की महिलाओं के वजन पे, कपड़ों पे टिप्पणी हो, या किसी पे जाति पर टिप्पणी हो, या कोटे पे टिप्पणी हो, है ना। कोई खैरात नहीं है कोटा, जो बरसों का अन्याय हुआ है, जिसमें सड़क पे चलने से लेके, भूमि के स्वामित्व से लेके, अलग अलग जगहों पे प्रवेश से लेके, कानून विधान बनाने वाली संस्थाओं में भागीदारी तक जो पिछड़ापन रहा है, ऐतिहासिक वजहों से, धार्मिक वजहों से, सामाजिक वजहों से, उसको दुरुस्त करने का प्रयास। उसमें आप बहुत सारे करेक्शन कर सकते हैं कि सभी नीडीज़ को मिल रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन कोई अगर इस अफर्मेटिव एक्शन को सिरे से खारिज कर रहा है तो वो गलत है। जी, यू से समथिंग। ये जो पूरी बहस चली महिला आरक्षण बिल पर, अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने बोला, आपको किसकी बातों में बड़ा दम दिखा, कौन सी बातें ऐसी जो आपको लगता है कि आगे चल के जब ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आएगा 2029 के पहले, तो इसमें क्या क्या और चीज़ें जोड़ सकती हैं? आपको लगता है कि ओबीसी वर्ग को जोड़ने की मांग एक बड़ा इलेक्टोरल विषय बन सकती है, या बीजेपी जो उस विपक्ष के ओबीसी मोबिलाइजेशन को काउंटर करने के लिए कभी विश्वकर्मा स्कीम ला रहा है, कभी अपने संगठन में प्रतिनिधित्व बढ़ा रहा है, अपने तई सामाजिक न्याय को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, और जब तक उनके पास नरेंद्र मोदी के नाम पे एक ओबीसी चेहरा है, क्योंकि अगर इफ यू लुक एट द पार्लियामेंट्री प्रोड्यूसिंग, बोले कि आप हमें क्या बता रहे हो ओबीसी में, हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, आप हमें ओबीसी सचिव गिनवा रहे हो। तो अलग अलग पार्टियों की क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आई, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? एक तो 2014 से बीजेपी का जो भी सक्सेस है राज्यों में या सेंटर पे, हम सबको पता है, जैसे बीजेपी ओबीसी वोट पे फोकस किया, इसकी वजह से बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिला है। तो कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है कि ये आई कैन टेक द फ्रीडम, ये थोड़ा ओबीसी वोटों को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड था उनका। तो उनको अभी समझ में आया कि 2 लोकसभा इलेक्शन हो गया, इसके बाद राज्यों का इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गए, इस सब में ओबीसी का जो एक पुश है बीजेपी की ओर से, जो यूपी में जो बीजेपी का जो बड़ा जो मतलब स्प्लेंडेड विक्ट्री हम बोलते हैं, वो हो गया कि ओबीसी सपोर्ट की वजह से। एक तो ये है कांग्रेस भी जो इंडिया ब्लॉक जो जब से बनाया, तब से कांग्रेस भी ऐसे देख रही कि जितना ओबीसी का वोट हमारे पास रख सकते हैं। कि एक देखिए कि बीजेपी जहाँ जहाँ अब हम देखें तो जहाँ जहाँ बीजेपी ये जो अपना जो इमेज है कि
ब्राह्मणों का पार्टी या बनिया लोगों का पार्टी, वो जो इमेज उन्होंने जहाँ जहाँ बदला उधर बीजेपी को फायदा ही हो गया है। एक बिहार में बीजेपी को तो अभी भी वो एक अपर कास्ट पार्टी ही मानते हैं बहुत लोग होंगे। एक नुकसान बीजेपी का ये हो गया कि बिहार में अभी तक इनका जो ओबीसी जो भी है, बाकी जो कम्युनिटी का जो उनका जो सपोर्ट अभी तक मिल नहीं पाया। तो कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं इंडिया ब्लॉक है, उनको ये पता चलेगा कि वो इनका ये एफर्ट है कि जितना ओबीसी वोट बीजेपी हमसे छीन के लिया उसको वापस ले लो, हमारे पास जो है उसको थोड़ा और मजबूत करके रखो। इसमें हमने देखा है जब से इंडिया ब्लॉक फॉर्म हो गया है तब से कांग्रेस बहुत थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी इनको देखो, महिला आरक्षण, सच बोले तो ये सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस का था मुद्दा, बीजेपी का मुद्दा कभी नहीं था वो तब। लेकिन अभी क्रेडिट जाएगा मोदी जी को, वो इनका लेगेसी रहेगा, इन्होंने महिला आरक्षण ला दिया। तो उस पर कांग्रेस और बाकी पार्टी ओपोजिशन ऐसे कोशिश कर रहे जितना भी हमें खींच सकते हैं उनमें से जो क्रेडिट वो ले रहे हैं, उसमें से जितना भी हम कट हम मिल सकते हैं वो लेने के लिए आप बार बार इन्होंने ओबीसी वाला मुद्दा उड़ा के आ रहे। उनका जो भी फोकस रहेगा स्टेट, अभी जो इंडिया ब्लॉक का, वो सारे स्टेट में ओबीसी वोट भी बड़ा क्रूशियल है। अभी देखो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में महिलाओं को वोट नहीं मिले तो बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेंगे। तो राजस्थान में भी बीजेपी इसमें फोकस कर रहे हैं। आप देखिए तो बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर इश्यू का भी टारगेट है महिलाएं, वो तो रेप और वुमेन को जो अट्रोसिटी है उसके बारे में ही बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू के जब बात करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी भी अभी महिला वोट में, ये दोनों स्टेट में, अभी छत्तीसगढ़ में उनका उतना वो नहीं है, लेकिन ये दो स्टेट बीजेपी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट है कि प्रेस्टीज इश्यू है कि उनको आगे जाने के लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि हमें पता है थोड़ा तो अंडर इनकम्बेंसी होगा कि 2019 जैसे नहीं होगा तो स्टेट इलेक्शन हार के भी हम आगे जा सकते हैं। बीजेपी में उतना भी कॉन्फिडेंस अंदर नहीं है। तो ये इसकी वजह से बीजेपी जब महिलाओं में करते हैं तो कांग्रेस सोच रहे कि कांग्रेस और ऑपोजिशन सोच रहे कि ठीक है हम ओबीसी पे करके उसमें से जितना कह सकते हैं वो मेरे ख्याल से जो भी कांग्रेस वाला अभी बोल रहे अभी आगे भी ऐसे ही होगा। मध्य प्रदेश में भी आपको पता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को और कोई चीज मुख्यमंत्री को आगे नहीं खड़ा कर सकते, ओबीसी को ही कर सकते हैं। तो और कांग्रेस भी इसी कार्ड में प्ले वो करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज हम जैसे हम जा रहे हैं कि राज्यों की चुनाव और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, इस सब में ये ओबीसी गेम कम एक जो कास्ट सेंसस बहुत लोगों को लग रहे हैं कि हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं है। बिहार में तो ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए नीतीश कुमार जी बार बार ये बोलते हैं। तो हम देखेंगे आगे ये ओबीसी वाला जो पॉलिटिक्स है वो इनका आर्ग्यूमेंट कम से कम हम और देखेंगे। और पार्टी का जो रूल्ड स्टेट है उसमें भी हम देखेंगे कुछ पॉपुलर मेशर्स जैसे टारगेटिंग दिस कम्युनिटीज, उसको मुझे लग रहा है कि हम और आगे देखेंगे। जी निधि, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मेरे लिए जो डिबेट था, ये जो लोकसभा में डिबेट हुआ और राज्यसभा में भी डिबेट हुआ, वो सबसे इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी सारी पार्टियों का, शुरू से अगर देखा जाए 1996 से लेके 2008-10 तक जो था और अभी 2023 में सबका देखा जाए तो सबने पलटी खा ली है। जब 1996 में 12 सितंबर 1996 में HD देवेगौड़ा के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ बिल, तब सबसे पहला ऑब्जेक्शन उमा भारती ने किया था उस टाइम, और उन्होंने ये कहा था ओबीसी विमेन का क्या था, तो इसके अंदर क्या कोटा विदिन कोटा होगा। ई अहमद उस टाइम थे लोकसभा में, उन्होंने भी सबसे पहली बार यही कही थी। अब आ जाइए आप 2023 में बीजेपी ने ये अपना ये पूरा जो बिल बनाया है उसके अंदर ओबीसी की कोई भी बात नहीं है।
अब ओबीसी में जैसे शीला जी ने बताया क्यों बात नहीं है, इसीलिए बात नहीं है क्योंकि कोटा विद इन कोटा की जो मेन डिमांड ऑब्वियसली तब तक ही रहेगी जब तक ओबीसी का फैक्टर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी मेन के लिए नहीं है वो चीज़ आप ओबीसी विमेन के लिए नहीं दे सकते। तो ये ना पहचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि इसको यहाँ अटका देते हैं। 1996 में HD देवेगौड़ा के टाइम पे ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। उसके एक साल के बाद जेडीयू ने उस टाइम शरद यादव ने वो परकटी महिला वाला कमेंट दिया था। अब 2008 पे आते हैं सौरभ कि अगर 2008 में आपने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है बिल तो 8 से 14 तक आपके पास एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई एक अवसर नहीं आया आपके सामने कि अगर आप ओबीसीज के इतने हिमायती थे तो आप अपने एलाइज को किसी तरह गिव एंड टेक, थोड़ा आप आगे बढ़िए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ना कुछ तो एक रास्ता निकल सकता था जो नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वही जैसे राहुल जी ने पहले बोला क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये राज्यसभा में और लोकसभा में नहीं, क्योंकि लोकसभा में सरकारें गिराई जा सकती हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर थे। उस टाइम आरजेडी भी थी, समाजवादी पार्टी, सब मंडल पार्टीज ने यही बोला था आप ओबीसी का कोटा दो। ओबीसी का कोटा देने वाली बात सबसे पहली बात गीता मुखर्जी कमेटी ने की थी 1996 में, जब ये HD देवेगौड़ा के टाइम पे वो रेफर हो गई थी उस टाइम कमेटी को। तब उन्होंने पहली बात बोली थी कि ओबीसी विमेन को कोटा देना चाहिए। उसके बाद से लेके अब ओबीसी विमेन को कोटा देना यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और करना, सब ने इस बार पलटी खाई। अब वही है जैसे शीला जी ने कहा कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इनको सपोर्ट करना ही था। आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते खेमे के, क्योंकि अब बीजेपी ने, आप देखिए उमा भारती ने उस टाइम ये बात उठाई और ये अभी बीजेपी ने कोई कोटा विद इन कोटा नहीं दिया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पॉसिबल है। और वही पलट अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब ने, कांग्रेस ने अभी बोल दिया कि ओबीसी का कोटा दीजिए, तो तब क्या प्रॉब्लम हुई थी जब इन्होंने खुद बिल लेके आए थे, तो सब ने ये बिल्कुल पलट कर दिया अपना स्टैंड। संसद में 4 रोज की बहस, लोकसभा और राज्यसभा में सदन के भीतर और बाहर पार्टियों के अलग अलग स्टैंड, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सौरभ, मैं आपके प्रोडक्शन से कहूंगा कि एक रामदास अठावले का बिल्कुल कालिदास टाइप का एक कविता पाठ है महिला आरक्षण पे, वो जरा दर्शकों के लिए जरूर रख दीजिएगा। मिस हो गया होगा वो, उसमें अलग लुत्फ है। मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ। प्लीज महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी, महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। सशक्त हो गई है नारी, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। देखिए, ये जो बिल था, ये इसकी एक हिस्ट्री है। आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि जिस समय ये बिल पहली बार पास हुआ उस समय लोकसभा में ला करके फंसाया गया, क्योंकि लोकसभा में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव कह चुके थे कि वो राष्ट्रपति के पास जाकर के इस मामले पे कह के समर्थन वापस करने चले जाएंगे। ये मनमोहन सिंह जी को 2 टूक बात कह चुके थे। इस बिल के बड़े समर्थक लेफ्ट पार्टीज हुआ करती थी। बीजेपी में उस समय पे अंतर्द्वंद था, क्योंकि मुझे याद है कि 2009 के बाद 10 में भी उमा भारती जाकर के अडवाणी जी को प्रोटेस्ट करके आई थी कि इस फॉर्म में मुझे ओबीसी नेताओं को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 2008 के करीब का वक्त वो है जब न्यूक्लियर डील के अमेरिका के साथ में लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन बाहर ले लिया था, और मनमोहन सिंह सरकार जो थी वो मुलायम सिंह यादव के समर्थन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थी। और उस समय उस सरकार की जो फ्रेजिलिटी थी, उस फ्रेजिलिटी के चलते ये बिल नहीं लाया गया, और ओबीसी का इंक्लूजन के नाम पे ओबीसी पार्टीज ने इस बिल को रोका। ये बात गौरतलब है कि हम आज ओबीसी की डिमांड को सर्वोपरि मान करके इस बिल को पे एक राइडर चला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इस डिबेट में तमाम लोगों ने कहा, जिसमें राहुल गांधी ने एक बात कही कि
ओबीसी सेक्रेटरी सिर्फ 3 मात्र हैं। शायद वो भूल गए ये बात कि जो एम्पैनलमेंट है सेक्रेटरीज का इस देश में आज की तारीख में, सेक्रेटरी कोई ऐसे नहीं होता कि आज बना दिया। जो एम्पैनलमेंट का कट ऑफ डेट है वो 1996 है। तो ना 1996 में किसकी सरकारें थी और कौन था कि उस समय पे ओबीसी नहीं लिए गए ज्यादा, ये भी जिम्मेदारी किसी और की है। तो कुल मिलाकर के इस पे ऑपोजिशन जो है ओबीसी मुद्दे पे ओबीसी नेताओं के, जो कि कांग्रेस के सहयोगी थे यूपीए के अंदर, उनके द्वारा हुआ था। अब इसके थोड़ा सा और रिवाइंड में करिए कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश क्या है। जो कांग्रेस की डिबेट्स में निकला ओबीसी का मंत्र, सोनिया जी ने बोला 1980s का जो वक्त था वो कांग्रेस के डेसिमेशन का, कांग्रेस जो है वो खाली हो गई। वो खाली किस लिए हुई थी? क्योंकि ये ओबीसी पार्टीज जो थी, स्पेशली काउ बेल्ट में जो है, ये गैंजेटिक बेल्ट जो है उसमें, ये ओबीसी पार्टीज मुस्लिम वोट लेकर के चली गई। वो मुस्लिम वोट और ओबीसी के कारण जो हुआ, एक स्थिति ऐसी आ गई कि धीरे धीरे मायावती आगे आई, बीएसपी काशीराम के नेतृत्व में आगे आई। कांग्रेस को क्या यानी ये कहा जाएगा कि कोई भी बड़ा वर्ग इन एरियाज में, यूपी बिहार जैसे राज्यों में, यूजफुल नहीं मानता था। उनके लिए कोई कांग्रेस के पास एक धड़ा नहीं बचा था। बीजेपी अपर कास्ट का वोट लेकर के चली गई थी। तो जो उस समय पे मुस्लिम ओबीसी वोट का विभाजन, ओबीसी वोट जो ले गए थे, आज वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर के ओबीसी वोट का की डिमांड, एलिमेंट की डिमांड कर रहे हैं इस बिल के अंदर। उन्होंने डिमांड करी डिबेट के दौरान। बीजेपी जब इस बिल को लाई है और ओबीसी का मामला जो है, उसमें बीजेपी का भी एक उद्देश्य था। बीजेपी का उद्देश्य यह था कि ये जो इंडिया अलायंस बना है, इसके अंदर ऐसे दल प्रखर हैं या सिग्निफिकेंट हैं जो कि ओबीसी में पैठ रखते हैं और उनके समाज में नीचे एक उथल पुथल मचेगी महिलाओं के आरक्षण में। उसके 2 कारण हैं। एक तो जो रूढ़िवादिता है, पुराने बायसेस हैं सोशल, उसके अलावा सौरभ एक प्रॉब्लम और भी आती है कि ये वो वर्ग हैं, ऐसी पार्टियां, ये वो पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो वर्ग एक समय पे कहा जाएगा कि आज से 20 साल पहले, कुछ साल पहले उनके अंदर पॉलिटिकल इवोल्यूशन हो रहा था और उनकी महिलाएं जो हैं वो इतनी पढ़ी लिखी या इस तरह से तैयार नहीं हुई कि वो इस अपॉर्चुनिटी को, जहां 33% रिजर्वेशन होगा, उनको उसके लिए रेडी हो जाएंगी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज में इसको लेकर के एक चर्म और एक परेशानी का सबूत आएगा जरूर। बीजेपी की मंशा थी एक सेंस ऑफ डिवाइड क्रिएट करना कि कांग्रेस और लेफ्ट इसको बैक करेंगे और जो ये ओबीसी बैक पार्टीज हैं वो शायद इसका एक विरोध करेंगी और उसको लेकर के कि इंडिया जो अलायंस खड़ा हुआ है बीजेपी के खिलाफ, एक गठबंधन खड़ा हुआ है, वो एक बनेगा। बीजेपी जो है उसकी तरफ से कोशिश रही है एक ओबीसी फ्लैंक्स करने की। देखिए जो बीजेपी का अम्ब्रेला है, या मैं जिसे कहता हूं डेमोग्राफिक बेस है, वो आज टोटली चेंज है। अगर आप 2014 और 19 का कंपैरिजन करें तो 282 सीट 2014 में बीजेपी की आई, 303 आई 2019 में। 21 सीटों का इजाफा हुआ, उनमें 10 सीटें जो थी 21 में से वो एससी सीटों से आई, रिजर्व सीट से आई। यानी बीजेपी ने जो अपनी बढ़त रजिस्टर करी, 131 में जो टोटल रिजर्व सीट्स हैं इस देश में एससी एसटी की, उसमें 67 सीट्स आई थी 2014 में और 2019 में आई 77। यानी एससी रिजर्व सीट्स में बीजेपी अपनी टोटल सीट के इजाफे में 50% रिजर्व सीट से लाई। सिमिलरली अगर ओबीसी का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो अमित शाह, जेपी नड्डा, इन लोगों ने हम लोग बोलते हुए ये अपनी ओबीसी लिस्टिंग बताई थी कि किस तरह से बीजेपी ने बढ़त हासिल करी है तमाम ओबीसी के मामलों में, कि कितने 85 के करीब उनके सांसद जो लोकसभा में है और उनके 40% जो एमएलए हैं, 1300 कुछ एमएलए पूरे देश में, वो ओबीसी में से आते हैं, कितने उनके मंत्री हैं। तो बीजेपी की, और आपने जो बात कही कि हमने तो प्रधानमंत्री ही ओबीसी दे दिया है, वो जो दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस की कोशिश है वो बीजेपी के एससी और ओबीसी वोट को तोड़ने की एक कोशिश है।
लेकिन इसमें एक बात और जो मैं जोड़ूंगा कि दोनों को नजर जो दोनों अलायंसेस की फॉर्मेशंस की है वो ओबीसी एससी एसटी वोट पे तमाम हो सकती है। बीजेपी की एक विमेन वोट की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो नॉन होमोजेनस है उस पे नजर है। उसकी पॉलिसीज ऐसी रही है कि सम्मान टॉयलेट के जरिए मिले, नलके के जरिए मिले, क्योंकि पानी भरने इस देश के पुरुष नहीं जाते हैं। बीकानेर में जहां लोग औरतें 4 किलोमीटर चल के पानी लेने जाती हैं वहां पुरुष नहीं जाते हैं, महिलाएं और बच्चियां जाती हैं। चूल्हे के सामने लकड़ी जलाने वाली औरत होती है, आदमी ने कहीं चूल्हा लकड़ी से नहीं जलाते देखते, कोयले से। तो वो एक आउटरीच हुआ है। वो नीतीश कुमार ने बिहार में एक समय साइकिल देके किया था, जयललिता जी ने मिक्सर दिए थे, एक मिक्सर ग्राइंडर। वो एक फोकस बनता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस सिग्नलिंग का कारण ये भी है कि 2019 में पहली विमेन वोटर टर्नआउट 1% पुरुषों से ज्यादा हुआ है। और एक्सपेक्टेशन यह है कि अगर 67% विमेन टर्न आउट टू वोट इन 2019, 2024 में 69% औरतें आने वाली हैं। तो जो 2% इंक्रीमेंट होगा वोटर टर्नआउट का, उस वोट को किस तरह से किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है। अभी 31, 32, 33 के पहले कुछ नहीं, फाइनल बीजेपी तो 2029 बोल रही है। नहीं, उनने सब ने लिखा है, बीजेपी ने भी कहा है 29 और 31 दोनों बोल रहे हैं। कुछ जगह पे 29 बोले, कुछ पे 31, बिकॉज डिलिमिटेशन में जो साउथ और नॉर्थ के डिवाइड का जो इशू आएगा उसको सुलझाने में जो भी सरकार होगी वो कितनी होशियारी से और स्पीड से काम करती है, उस पे विमेन रिजर्वेशन बिल आएगा। पर मैं कह रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, तो मान लेती हूँ कि औरतें भी देखती है। सो मैं सोच रही हूँ कि हम सब जर्नलिस्ट, हमें सिर्फ पूरे टाइम पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट पे नहीं फोकस करना चाहिए, यही इशू पे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुझे पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग से मैं 91 से कर रही हूँ नॉन स्टॉप ऑल सेशन में। मैं पहले पास लेके जाती थी और ये पार्लियामेंट इतनी कंजर्वेटिव है सौरभ कि मैं जब rediff.com में थी तो मीडिया के लोगों ने भी एक कमेटी बनाई कि जो ऑनलाइन मीडिया है उनको नहीं आने देना है। और कमेटी का रिपोर्ट भी आया। अभी भी रवैया यही है। हाँ, ये पार्लियामेंट को तो बहुत देखा और बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सीरियस नोट पे कि आपकी सब औरतें जो देख रही है आपको और ये कार्यक्रम को, तो उनके लिए कि 7 साल बहुत अच्छे टाइम है कुछ बकअप प्रोफाइल बिल्ड करें। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि एक ब्लू बुक है, बहुत इजी है, मैं फटाफट बताती हूँ कि एजुकेशन हेल्प्स। और जरा भी पुरुषों का मत सुनिए जब वो कहे कि तुमको क्या आता है, तू दिल्ली जाके अकेली कैसे रहेगी, या असेंबली में तू बैठेगी कैसे, सवाल पढ़ना क्या आएगा। तो मैं ये आपको बता देती हूँ, हमने 30 साल से देखा है। आज जो कैबिनेट की मिनिस्टर भी है औरतें, वो हमारे पास आती थी, ये फॉर्म कैसे भरना है, ऐसे पूछती थी हमें। तो हमने सब देखा है, पढ़ाई से सब सीख जाएंगे। ये पुरुष लोग जो पॉलिटिक्स में आए, उनका रिजर्वेशन नहीं था, हमें मिल रहा है क्योंकि हमें उन्होंने परेशान किया तो मिल रहा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ वो सब ऑन जॉब ही सीखे हैं और हमारी ही कॉस्ट पे सीखे हैं। उनको कुछ नहीं आता था, भाषण देना नहीं आता था, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सवाल रखने हैं, कैसे सवाल पूछने हैं, कैसे, उसका कुछ भी नहीं आता था। काफ़ी लोगों को कुछ को आता था, जो बहुत पढ़े लिखे और पैसे वाले थे या डायनेस्टिक रूल वाले थे उनको आता था, जैसे गांधी फैमिली है और भी का। सो पहली बात ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि ये 7 साल में जो ब्लू बुक में पहला पॉइंट हो गया कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल निर्भय रहो। दूसरा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन द जॉब सीखोगे। इस देश की जनता के खर्चे पे और ये संसद के चलाने के खर्चे पे ही पुरुष लोग सीखे हैं, हम भी सीखेंगे। तीसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी छोटा पद नहीं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर चीट मत करो, यूं नहीं करो, बहुत अच्छा है पॉलिटिकल पावर। जब पावर आती है तो आप अपनी जो विचार शक्ति है उसको अमल में रखने के लिए एक व्हीकल मिल जाता है। मैंने तो बहुत बार लिखा है और मैं टीवी पे भी बहुत बोलती हूँ कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा शांत हो जाए, अगर बीजेपी एक बार कन्विक्शन के साथ
मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जुट जाएगी, ये देश शांत हो जाएगा। अभी तो बीजेपी पहले रमेश बिधूड़ी ने जो बोला है दानिश अली को, उसी में कुछ तसल्ली बख्श कर ले तो बड़ी बड़ी बात है। नहीं, अभी कुछ हो रहा है, अभी शोकॉज नोटिस भेजा है, पहले भी सिर्फ शोकॉज नोटिस ही भेजे, बहुत सारे मन से माफ भी नहीं किया प्रज्ञा ठाकुर को। हाँ, सब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चीज है और उसके बिना भी काम हो सकता है। वेदा पाटकर लेके, अरुणा रॉय लेके सब कर रहे हैं, पर ये भी एक अच्छी बात है। आप भी कर रहे हैं, आपका भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना भी अच्छा है। मतलब जरा भी झिझक नहीं रखने की, पॉलिटिक्स में जाना बहुत अच्छी बात है। चौथी बात ये है, और जो मैं बहुत मानती हूँ, कि एक हद तक औरत होके हमें रिजर्वेशन मिलता है, पर उसके बाद वो बात हमें भूल जानी चाहिए और जेंडरलेस, कास्टलेस और क्लासलेस में के जो भी सामने है, पुरुष है या औरत है, लड़ना चाहिए। मतलब कि हमें औरत होने की कोई उस बात को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, फिर हमें भूल जाना चाहिए और मेरिट पे लड़ना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सौरभ। उन्होंने जो ये बात कही वो एक, जैसे अदिति जी ने भी ये बात कही थी कि हम कहीं ना कहीं जब कोटा के थ्रू आते हैं, चाहे महिलाएं आए चाहे कोई भी, क्या हम बैकफुट पे होते हैं? क्या हमें लगता है कि हमें बैकफुट पे होना चाहिए? यहाँ पे ये बात ज़रूर आएगी कि ये तो कोटे के थ्रू विमेन कैंडिडेट्स आ रही हैं या आएंगी। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या महिलाएं, व्हाट डू दे ब्रिंग टू द टेबल? आर दे जस्ट डिफरेंट और मोर कंपैशनेट पॉलिसी मेकर्स? तो मुझे लगता है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमने पार्लियामेंट कवर करना शुरू किया, मैंने तो 2007 में करना शुरू किया था, और लिज और शीला जी तो मेरे से पहले आई हुई थी, तो हम लोकसभा की गैलरी होती थी, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, तो पुरानी पार्लियामेंट हाउस थी, तो हम लोग के लिए ना टॉयलेट्स नहीं होते थे, विमेन टॉयलेट्स। फर्स्ट फ्लोर पे यूनिसेक्स टॉयलेट्स होते थे। अगर औरतों को जाना पड़ता था, हम एज जर्नलिस्ट, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे एमपीज़ का, जल्दी से अगर हमारी शिफ्ट चल रही होती थी, हमें एमपीज़ के टॉयलेट्स के लिए यूज़ करना पड़ता। दैट वाज अ प्रिविलेज, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता था, हम लोग जाते थे, यूज़ कर लेते, आ जाते। पर कई बार होता था सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो ब्लॉकेज होती थी। हमारे लिए आप सोचिए, टॉयलेट्स नहीं होते थे फर्स्ट फ्लोर पे, देवर यूनिसेक्स टॉयलेट्स, एंड हम लोग एम्पावर्ड विमेन हैं, हमारे लिए टॉयलेट्स नहीं होते थे। आप देख लीजिए इस पैनल पे दोनों के दोनों महिलाएं अभी हम नॉट कर रही हैं। बहुत सारी महिला पत्रकार इंडियन विमेन्स प्रेस कोर में जाती जी, हम लोगों के लिए टॉयलेट्स नहीं होते थे। और आप समझिए कि मैंने महिला प्रेस क्लब की मेंबरशिप ली, तो मेरे सीनियर्स ने बोला था ले लो टॉयलेट्स के लिए, मैंने टॉयलेट्स के लिए ली थी। आप सोचिए, हम एम्पावर्ड वुमेन हैं। कभी आप लोगों ने जो नेता वहां पे करता धरता थे उनसे इस बात सुनिए ना, हाँ, इट टुक अ वुमन लोकसभा स्पीकर इन मीरा कुमार टू गिव मी अ टॉयलेट। 2009 में एक बहुत ही खूबसूरत टॉयलेट हमारे लिए बना फर्स्ट फ्लोर पे, राज्यसभा टीवी के साइड में। और इतना सुंदर टॉयलेट था, हाँ, और इतना सुंदर टॉयलेट था, पर इट टुक अ वुमन लोकसभा स्पीकर। उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। एक बार उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ जैसे थी, सब एक इंटरेक्शन किया, और तब उस टाइम का हमारे लिए तो टॉयलेट्स ही नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे। आई नेवर यूज्ड टू गो टू अ यूनिसेक्स टॉयलेट, मैं नहीं जाती थी। और हम लोग वेट करते थे कि हाँ ठीक है, अभी मेरी शिफ्ट खत्म होगी, हम नीचे जाएंगे। और ये मैं आपको बहुत रीसेंट बात बता रही हूँ, ये 2009 में वो पहली महिला स्पीकर बनी और हम लोगों को वो टॉयलेट मिला। कई इश्यूज जो बड़े हैं लेकिन आइडेंटिफाई ही नहीं होते हैं। नहीं, जैसे कंपैशन की बात, एज पॉलिसी मेकर विमेन आर डिफरेंट। यस, ये नहीं बोल रही हूँ कि करप्शन कम होता है, मैं नहीं जानती हूँ इस बारे में, होता होगा बहुत चीजें महिला और पुरुषों में, करप्शन के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। एज अ पॉलिसी मेकर हाँ बहुत डिफरेंट है। मणिशंकर अय्यर, एक और छोटी सी मैं आपको एनेक्डोट बताती हूँ। मणिशंकर अय्यर जो इन्वॉल्व थे ये पूरा हमारे 73rd 74th अमेंडमेंट लाने के लिए, उन्होंने मुझे बताया, इवन रेणुका चौधरी ने मुझे बताया कि क्यों महिलाएं जरूरी हैं हमारे। बोले, मैंने उनसे पूछा एक गांव में जाके कि बस का आपको, मैं गया तमिलनाडु की एक गांव में, बस का टाइमिंग क्या होना चाहिए, हमें एक बस शुरू करनी थी, बस का टाइमिंग क्या होना चाहिए।
तो सारी महिलाओं ने पहले ये सोचा कि मेरे बच्चे स्कूल कब जाते हैं, उस हिसाब से उस गांव तक मुझे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उनसे कोऑर्डिनेट करके महिलाओं को बस का टाइमिंग चाहिए था। जब पुरुषों से पूछा गया तो उन्होंने सोचा मेरा ठेका, शराब का ठेका कब खुलता है और कब बंद होता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ होती है। ये है डिफरेंस एक महिला पॉलिसी मेकर में और एक पुरुष पॉलिसी मेकर। महिला परिवार के बारे में सोचती है, पूरे समाज के बारे में सोचेगी, पुरुष दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो उनको पता ही नहीं है कि ये भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। राहुल श्रीवास्तव जी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? मैं आखिरी कमेंट यही करना चाह रहा था, ये जो टॉयलेट का इशू है, परहैप्स इट शोज कि कितना एक पार्लियामेंट के अंदर एक लैक ऑफ थॉट और सेंसिटाइजेशन था। निधि ने कहा कि टॉयलेट्स का इशू, वैसे ही डिसेबल्ड जो है उनके लिए भी जो असिस्टेड एरियाज होते थे वो बहुत कम थे, व्हीलचेयर्स लाने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। मुझे याद है कि हमारी विमेन कोलीग्स और जब अगर उनको टॉयलेट जाना होता था, वो शेयर टॉयलेट्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू आस्क देयर कोलीग्स टू स्टैंड आउटसाइड। और एक बार एक बहुत मुझे याद है इस चीज की, नीरा राडिया जब स्पेक्ट्रम एलोकेशन का केस हुआ था तो वो डेपोजिशन के लिए आई थी जब पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, तो शी वाज शॉक्ड टू फाइंड कि द लू इज शेयर्ड बिटवीन मेन एंड वुमेन। और बहुत देर तक वो डिपोजिशन के लिए लेट हो गई। क्यों? क्योंकि जब तक मेल्स ने टॉयलेट खाली नहीं किया और वो बाहर नहीं निकल गए और दो लोग ऑन वॉच बाहर नहीं खड़े हुए, तब तक जाकर के नीरज राडिया who had come for a deposition before a parliamentary committee, वो अंदर नहीं जा पाई। और ये एक प्रोटेस्ट का इशू था। इसके तमाम प्रोटेस्ट हुए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब ये सरकार आई तो एक सेंट्रल हॉल का एक छोटा सा कमरा स्मोकिंग रूम हुआ करता था। और आने के बाद क्या हुआ कि सरकार आने के बाद 2014 के बाद वो अचानक कमरे को कुछ लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स के कमरा बना दिया गया। और उस कमरा बनाने के बाद जो पूरे पुरुष एमपीज और बहुत सारे जो स्मोकिंग पत्रकार थे जो वहां स्मोक कर पाते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और 1.5 दिन के अंदर वो रिजॉल्व हो गया था। जबकि पार्लियामेंट हैड टू वेट फॉर ए प्रॉपर टॉयलेट ओनली फॉर वुमेन फॉर ऑलमोस्ट 60 इयर्स। मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक दिन यूपीए की सरकार के टाइम में कैबिनेट मीटिंग चल रहे थे 64 में, तो मैं सुबह आके सीधा बाथरूम गया। बाथरूम में कोई नॉक कर रहे, मैं खोल के देखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े हैं बाथरूम के सामने। जो तब तक वो यूनिसेक्स बाथरूम था, तो एसपीजी वाले मेरे से बोला, मैं खोल के मैं जी प्रधानमंत्री तो आई सेड गुड मॉर्निंग सर। तो ही स्माइल्ड एंड ही सेड गुड मॉर्निंग। तो एसपीजी वाले ने मेरे से बोला प्लीज़ तुम्हें निकल कर, आई मीन यही था प्रधानमंत्री, ये एक हमको जाने के लिए कोई बाथरूम नहीं था। ये यूपीए के टाइम में फर्स्ट फ्लोर पे वो कमरा जैसे, इसके बाद इन्होंने जो 2 टॉयलेट है उसमें से एक महिलाओं के लिए रखा, दूसरा उन्होंने मेन के लिए रखा। और भी बहुत सारी पार्लियामेंट की तो बातें हैं कि पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी को तो नीचे एक अच्छे से कमरे मिल गए थे। ये कमरे बहुत बड़ी चीज़ थी पार्लियामेंट में। आपको पूरे देश में पर स्क्वायर इंच जितना पैसा नहीं लगे उससे, क्योंकि यहाँ तो पैसा नहीं पावर चाहिए, और पावर की वो अनुभव आपको पार्लियामेंट में अंदर होती थी। मुझे याद है कि बीएसपी और एसपी के कमरे ऊपर होते थे, थर्ड फ्लोर पे और ऐसे झुक के अंदर जाना पड़ता था। इतनी छोटी सी जगह होती थी जहाँ से ऐसे वो अभी भी ऐसे था पुराना बिल्डिंग में। और एक बार मुझे याद है शायद मायावती की केबिन पे छत गिर गई थी और चूहे, कॉकरोचेस, आप बोलो जो भी, सब पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग में सब कुछ मिलता था। और जंग नई बिल्डिंग में कैसा है? नहीं, अच्छा सुनिए ना। और मैं आपको एक बात बताती हूँ सीरियस नोट पे। सबसे सीरियस बात ये पार्लियामेंट और उसकी आजू बाजू की जो इतिहास की स्टोरी है उसमें ये है कि मुझे लगता है मैं 79 से जर्नलिस्ट बनी, 91 से पार्लियामेंट में आई। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग दिन रात 24 घंटे करती हूँ, लेकिन हमेशा लगता है
कि पूरे देश में हजारों इश्यूज है, लाखों लोगों के प्रॉब्लम्स है, पर इंडियन पार्लियामेंट जो संसद है, ये नेता नगरी है, संसद के अंदर सबसे कम रिपोर्टिंग होती है। इट्स अ लीस्ट रिपोर्टेड जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। क्यों मैं कह रही हूँ कि अंदर 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हर एक पार्लियामेंट मेंबर एक स्टोरी है, या हर एक पार्लियामेंट मेंबर का एक इशू है। वो एक इज़म लेके आते हैं, कोई वाद लेके आते हैं, आंदोलन लेके आते हैं, मिशन लेके आते हैं। और लीज को तो बहुत समझ है क्योंकि वो डेली में है, ये भी डेलीज में है कि 2 या 3 रिपोर्टर होते हैं, कम से कम बड़े अखबारों के 10 होने चाहिए, क्योंकि इतना सारा एक रिपोर्ट ही पास देते हैं आजकल। एक्सेस कहाँ दे रहे हैं? एक्सेस कहाँ दे रहे हैं? सो मैं कह रही हूँ बहुत कम है। और म्यूनसिपैलिटी रिपोर्टिंग में आप 8 रिपोर्टर लगा रहे हो, और संसद, देश की संसद, हर एक इंसान, देश की संसद को चलाने वाले चाहते नहीं है कि उसकी मुकम्मल तो रिपोर्टिंग मीडिया हो। का बहुत ही मैं 47 से ऑनवर्ड बात कर रही हूँ कि बहुत, मतलब मैं आम आदमी, मेरे घरों में जाती हूँ, मामा या चाचा, उनको कुछ भी पार्लियामेंट के बोलते थे ऐसे देखते रहते, क्योंकि उनको नहीं पता है। बहुत कम लोगों को बहुत, और ये तो टॉयलेट तो बहुत छोटी बात है, हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको, पर सीरियस बात है, कितने बड़े बड़े इशू पे क्या क्या डिस्कशन होती है, कितना कुछ रह जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीरियस डिस्कशन, और पढ़ने उसके इतने रिपोर्ट्स आते हैं, कौन सी डेली ऑफिस में 2-3 लोगों को रखना पड़े, रिसर्चर को, कि पढ़ो और उसमें से निकालो स्टोरी। पर बहुत ही गंभीर मामला है। इस देश की संसद का सही रिपोर्टिंग आम आदमी के लिए नहीं हो रहा है। जी, we'll keep it in mind. You want to add anything, Liz? नहीं, मैं कंपैशन की बात किया। पहली बार जैसे कि सुषमा स्वराज जी जैसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, उसी टाइम में कुछ पत्रकारों ने उनसे CGHS के बारे में बोला। तो पत्रकार कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं कि इनके सैलरी बहुत बड़ा नहीं होता है, उनको कैपिटल में आके या कोई भी उसमें ट्रैवल करना पड़ता है, कि सुषमा स्वराज जब हेल्थ मिनिस्टर था, उन्होंने CGHS इंट्रोड्यूस किया था पत्रकारों के लिए। ऐसे में जैसे हम सबसे बोलते थे लोग, ये जो इश्यू है इन पत्रकारों का, ये इश्यू है, लेकिन जो सुना है, कि मैं ये नहीं बोल रही कि पत्रकारों को CGHS चाहिए, लेकिन जो कंपैशनेटली जो सुन के उसका एक उसके लिए एक स्टेप लिया है कि महिला पहले बार उनको ही ध्यान में आ गया कि ये मुद्दा है, उनके लिए कुछ करना है। निधि, एनी क्लोजिंग रिमार्क? क्लोजिंग रिमार्क यही कि जो शीला जी ने बोला कि किस तरीके से हम पार्लियामेंट कवर करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है जब ये पूरा कैश फॉर वोट्स वाला आया था, वहाँ पे हम लोग लोकसभा गैलरी में सिर्फ 3 लोग थे। वासुदेव आचार्य बात कर रहे थे, बोल रहे थे, स्पीच पोस्ट लंच का था। हम लोग ने मतलब कितने लाइफस्टाइल चेंजेस आप कह सकते हैं ब्रिंग अबाउट किए थे, क्योंकि पोस्ट लंच का सेशन हम लोग, बड़ी नींद आती थी सब, हम लोग सब चावल खाने हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया था लंच में, क्योंकि वो करके अब आप पार्लियामेंट की स्पीचेस सुनेंगे। हम लोग गिनती के 3 लोग थे, PTI थे, मैं थी, मैं पाइनियर में काम करती थी उस टाइम, और एक और थे हम लोग। वासुदेव आचार्य धीरे 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 बोल रहे थे, खाली हमारी पूरी गैलरी, और सडनली हमारे ऊपर उछाल के वो जो नोटों की, हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोग स्पीकर के ऊपर की गैलरी में बैठते थे, तो उछाल के हमारी तरफ एक नोट की गड्डी आई। तो हम लोग ने तब बोले अरे नोट आ गए करके, तब हम लोग ने नीचे देखा, और तब हमने रियलाइज किया कि फग्गन सिंह कुलस्ते थे और 1-2 और MPs थे, जिन्होंने उछाल के नोट हमारी तरफ फेंकने शुरू किए। फिर PTI के जो कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने, मतलब ये नोट ही है, हमें पहले समझ ही नहीं आया ये क्या है। तो इसीलिए जो शीला जी बोल रही हैं कि वहां पे होना, स्पॉट पे होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ आप भूल जाते हो, वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अभी हम सब लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ये देश में क्या नहीं चल रहा है, लेकिन निधि अभी कहाँ किसको पास दे रहे हैं, आप बताइए कितने लोगों को पास दे रहे हैं? हाँ, अभी उन्होंने मेरे ख्याल से एक पेपर से एक बंदे को देते हैं, मुश्किल से, वो भी जो पेपर उनको चाहते हैं वही उसको ही देते हैं, वो पास ही नहीं देते आजकल। पूरा विजिटर्स गैलरी
भरा हुआ था। कोविड की रेस्ट्रिक्शन की नाम से मीडिया को उन्होंने मना किया है, लेकिन पूरा विजिटर्स गैलरी भरा, एक सीट बिना छोड़ के पूरा भरा है। तो बाहर भी लोग हैं, अंदर भी लोग हैं, लेकिन कोविड रेस्ट्रिक्शन सिर्फ मीडिया के लिए। ये तो उधर होने के लिए भी पास होना चाहिए ना, किसी को अंदर ना जाने नहीं देते इन्होंने। मुझे 16 साल लगा था पार्लियामेंट का पास लेने में, 16 साल अप्लाई किया। फिर एक दिन तो गुस्से में ब्रिजेश मिश्रा को फैक्स कर दिया था, उस जमाने में फैक्स था, तो भी मुझे जवाब नहीं आया। तो मैं वहाँ जाके लेटर हैंड डिलीवरी करके आई खुद पीएमओ में जाके, और फिर भी नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ पता है, वो सबको बता दूँ? जी बताइए बताइए। और फिर मैंने सोचा ये मेरा पास रोकता कौन है, मुझे पास नहीं मिल रहा है। तो मैंने अरुण जेटली, अहमद पटेल और वेंकैया नायडू तीनों को इकट्ठा करा और कहा कि ये लेटर पे सब साइन करो, और फिर हुआ। शर्म की बात है। जी बिल्कुल। ये नेता नगरी में आपने अमूमन देखा होगा कि हम राजनीतिक घटनाक्रमों पर, बयानों पर, फैसलों पर, समीकरणों पर बात करते हैं, पर नेता नगरी सिर्फ इतना नहीं है। इसीलिए आज जो पत्रकार आई उन्होंने अपने अनुभव बताए, कवरेज और रिपोर्टिंग, और जो हम बार बार कह रहे हैं 33% आरक्षण विधायिका में, ये एक कदम है, लेकिन लैंगिक समानता के लिए भी ऐसे कितने ही कदम उठाए जाने बाकी हैं। वर्क स्पेस, पार्लियामेंट जैसी वर्क स्पेस में कोर्स करेक्शन में कितना वक्त लगा, आप सबने हमारे जो साथी पत्रकार हैं उनके अनुभवों से सुना। नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। एक लड़ाई है जिसकी शुरुआत एक अहम पड़ाव पर पहुंची है, लेकिन सिर्फ गर्दन उठाकर संसद की तरफ देखने से आदमी और औरत को बराबर अवसर नहीं मिलेंगे। अपने घर में इर्द गिर्द देखिए, आपके घर में सुबह सवेरे जब अखबार आता है तो उसको सिर्फ पुरुष पढ़ते हैं या महिलाएं भी पढ़ती हैं? आपके घर में दिन की शुरुआत में कौन बालकनी में बैठा होता है, कौन किचन का मुंह ताक रहा होता है? घर के कामकाज हों, दफ्तर के कामकाज हों, भाषा का प्रयोग हो, कितनी लैंगिक समानता है, कितनी अवसरों की समानता है। जब हम अपने घर की लड़कियों के लिए कोर्सेज का सिलेक्शन करते हैं, जब कर्फ्यू के टाइम तय करते हैं या उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, तो हम वही जिम्मेदारियां घर के पुरुषों पर क्यों लागू नहीं करते हैं? एक संसद दिल्ली में चलती है, एक संसद, एक पंचायत रोज हमारे घर में बैठती है, वहाँ रोज फैसले होते हैं, रोज विधेयक पास होते हैं। उसमें कितनी लैंगिक समानता होती है, अपने आप से जरूर पूछिएगा।